अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जहान रमज़ान ऑन 365 न्यूज़। मैं हूं मंशा पाशा और मेरे साथ है मेरी बहुत ही ज़हीन, बहुत ही प्यारी दोस्त जाले सरदी। और आज 28वां रोज़ा है, इसका मतलब है ईद अन करीब है। जाले, आर यू एक्साइटेड? आई एम वेरी एक्साइटेड। और हमारे कपड़ों से तो ये जान ही गए होंगे कि हमारी एक्साइटमेंट का लेवल क्या है, कलर्स क्या है। दीज आर ब्यूटीफुल बाय द वे, है ना? जाले मुझे कह रही थी तुम एक बादल की तरह लग रही हो। लिटरल क्लाउड। आई थिंक वी बोथ। और ये जो आप हैं, ये आप सन है, यू आर द सन एंड आई एम एक विंटर सन। किरण, हाँ किरण, सूरज की छोटी सी किरण। और वो हम बादलों के साथ जो है वो मैच कर रहे हैं। तो ये आमना अरशद के कपड़े हैं। जी जी, ये आमना अरशद के कपड़े हैं, बिल्कुल। और जैसे कि आप देख रहे हैं, हम ईद के लिए एक्साइटेड हैं। हमारी शॉपिंग भी अब मुकम्मल हो चुकी है, अल्लाह का शुक्र, क्योंकि अब कुछ और मजीद हम खरीद भी नहीं सकते। और मुझे लगता है हर चीज़ सेल आउट हो ही चुकी है। अब वो वक्त आ गया है कि अब कुछ अवेलेबल नहीं है। नहीं, लेकिन कुछ ऐसे अभी आउटलेट्स हैं जहाँ पे आप कुछ सिलवा नहीं सकते, हाँ, लेकिन आप जाके खरीद जरूर सकते हैं। आई एम श्योर आमना अरशद के भी आउटलेट में मौजूद होंगे। आई एम टोटली प्लगिंग हर इन द। और जितने गुड थिंग टू डू फॉर पीपल हु हैव नॉट डन देयर ईद शॉपिंग, हु आर बिल्कुल ही लास्ट में जाके कर रहे हैं, उनके लिए हम ये बता रहे हैं कि आप जाएं, आउटलेट्स में जाएं और ख़रीदारी करें। अच्छा, आज का जो हमारा मौजू है वो एक जाले तुमसे आई थिंक अप्लाई, इट डज अप्लाई टू यू इन अ सर्टेन वे बिकॉज इट्स द राइट्स ऑफ पेरेंट्स। जो वालिदैन के हकूक़ हैं उसके हवाले से हम बात करेंगे। और इसमें हम रिलेशनशिप्स की भी बात करेंगे कि हाउ what are we responsible for, जो वालिदैन हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो जाले, when you found out कि you're about to have a child, a daughter, तो क्या सोचा था, क्या उम्मीदें रखी हुई थी? Just tell me a little bit about it. Okay, so I think Mansha, some people, I think I would take myself into account. बचपन से थोड़े nurturing होते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं सबसे बड़ी थी घर में। सबसे बड़ी से मेरी मुराद ये है कि मेरी एक छोटी बहन ही है, लेकिन वो छोटी ही है, ठीक है। सो उसके हिसाब से मुझे हमेशा से ना बड़े के कटहरे में खड़ा कर दिया और मुझ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का अंबार जो है उसी तरह से खुद ही आ गया। ये नहीं कि मुझ पर किसी ने डाला, बट आ गया। और पेरेंट जो होते हैं, वालिदैन जो होते हैं, वो कौन होते हैं? वो ये होते हैं कि वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपको नर्चर करते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बना लेते हैं आपकी वेल बीइंग को। सो आई थिंक आपके बड़े बहन भाई भी जो होते हैं और आपके खाला, खालू, आंट, अंकल, टीचर्स, दे ऑल लैंड इनटू द होल स्पेक्ट्रम ऑफ पेरेंट्स, क्योंकि वो आपको गाइड भी करते हैं, आपको आपकी बचपन से जो है वो किसी ना किसी चीज़ की नशोनुमा भी आपकी चल रही होती है। दे टेक यू टुवर्ड्स द राइट पाथ। सो मेरे साथ ये था कि क्योंकि मेरी छोटी बहन थी और क्योंकि मुझे जानवर पालने का बहुत शौक था बचपन से, सो मुझे वो नर्चरिंग वाली चीज़ मुझ में थी। बट जब तक मेरी बेटी नहीं हुई थी तब तक मुझे अपनी माँ का और अपने बाप की मोहब्बत का एहसास नहीं था। सो वो चीज़ जब व्हेन आई हैड माई डॉटर, the first thought that came to me, and मैं अपनी अम्मा की तरफ देखा और मैंने उनकी तरफ देखकर ये कहा कि आप ये फील करती हैं मेरे लिए। that was the feeling that I had, the first feeling. ये नहीं कि मेरी बेटी है, oh my God I'm a mother. The first feeling was towards my mom. oh my God. और मुझे वो सारी चीज़ें जो मैंने बचपन में की उनके साथ, जो उनकी नाफरमानी, उनकी खिलाफ वर्जी, बिल्लियों को सारे उनके कबाब जो बनाए थे उन्होंने, शामी कबाब जो बहुत मुश्किल होते हैं, वो सब खिला दिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, उसका मुझे बाद में एहसास हुआ। और इस्लाम ने और कुरान में आपको बहुत बाकायदगी से एक एक पॉइंट करके बताया गया है कि आपको किस तरह से अपने माँ बाप का ख्याल रखना। अच्छा, आई केम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे मेरे अम्मी अब्बू जो है हम हमेशा मतलब दे वॉन्ट ऑलवेज ऑन द सेम पेज। लड़ाइयाँ भी होती थी, दोनों के माइंड सेट्स और आई थिंक पर्सनैलिटी भी बहुत मुख्तलिफ थी और एक वक्त पे अलहदगी भी थी। लेकिन एक चीज़ मैं समझती हूँ कि मेरी अम्मी ने जो बहुत हमें अच्छा सिखाया कि वी वर सपोज टू रिस्पेक्ट आवर फादर एंड आफ्टर ही डाइड, जाले, आई डोंट नो इफ यू नो कि मैं और मेरी बहनों ने एक मॉस्क भी बनाई उनके नाम पे, मस्जिद तारिक के नाम से, जो मेरे वालिद का नाम था। और उसके नीचे जो प्लाक था उसमें लिखा था फ्रॉम हिज 4 daughters, जो कि मैं और मेरी बहनों ने किया। तो बाज़ औक़ात ये होता है, एंड आई थिंक बहुत फैमिलीज़ में ये होता है कि माँ बाप की एक दूसरे में इतनी नहीं बनती, लेकिन साइड्स लेना इज़ रॉन्ग। आई फील कि आप जब बड़े होते हैं तो आपको समझ आ जाती है कि दोनों की पर्सनैलिटीज़ अलग हैं, अनलेस उसमें कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें आपको बहुत सही से पता चल रहा हो कि वन इज़ डूइंग समथिंग वेरी रॉन्ग। उसके अलावा अगर एक माइंडसेट डिफरेंस है या और वजूहात हैं कि ख़ानदान में नहीं बन रही है, आप जब बड़े होते हैं आपको ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि इसमें किसी की गलती नहीं है, दोनों की पर्सनालिटीज बड़ी मुख्तलिफ है। कभी-कभार गलती भी होती है, हाँ, कभी-कभार होती भी है। आई थिंक इट्स द पेरेंट्स रिस्पांसिबिलिटी टू टीच यू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, एंड आप फिर मुतय्यन करें कि किसने क्या गलत किया जब आप बड़े हो जाते हैं, जब आप में वो
शऊर आ जाता है। बिकॉज शऊर आपको ना 25 ईयर्स के बाद ही आता है, ये मैं आपको लिख कर बता रही हूँ। ये साइंस ने भी जो है अब बता दिया आपको कि आपका फ्रंटल लोब जो डिसीजन मेकिंग वाला लोब होता है वो डेवलप ही 25 साल के बाद होता है। उससे पहले जैसे कि आपने ब्रोकन होम की सिचुएशन बताई, हमारा भी कुछ इसी तरह का सिलसिला था। अम्मी अब्बू के बीच में थोड़ा सा इख्तलाफ था, ब्रोकन होम तो नहीं था, इख्तलाफ था, बहुत बड़े हुए। मतलब एक वक्त था कि कोई सेपरेशन भी हुई है और आजकल ये होता है, डेफिनेटली होता है। ठीक है, मेरे साथ भी यही हुआ और काफ़ी मेरी तो उम्र थोड़ी हो गई थी, आई वाज आई थिंक 22-23। तो आप वो मैच्योर हो जाते हैं, यू कम आउट फ्रॉम द चाइल्डहुड वाली सिचुएशन। तो वो शुगर डैडी वाला कॉम्प्लेक्स या वो मदर वाला कॉम्प्लेक्स नहीं था। लेकिन मैंने भी हमेशा यही देखा कि मेरी अम्मा ने कभी भी, उनकी जो भी लड़ाइयाँ होती हो हमारे सामने हो नहीं हो, कभी हमें नहीं पॉइजन करने की कोशिश की या बताने की कोशिश की योर फादर वाज रॉन्ग और आई वाज राइट, या ये चीज़ हम लोगों ने खुद ही फैसला किया क्योंकि हमें सही और गलत बताई गई। और आई थिंक एज अ गुड पेरेंट और एज अ गुड गाइड और एज अ गुड आंट, क्योंकि अब तो वालिदैन का जो ज़ुमरा है वो बहुत बड़ा हो गया है। कुछ लोगों के हकीकी माँ बाप नहीं होते उनकी ज़िंदगी में, लेकिन उनके असातिज़ा कराम होते हैं, उनकी नानी होती हैं, दादी होती हैं, कोई भी बड़े होते हैं। जी जी, तो वो भी आपके वालिदैन का दर्जा ही रखते हैं, बिकॉज वो आपको सिखा रहे होते हैं कि ज़िंदगी के तजुर्बे आपने किस तरह से बेहतर करने हैं और किस तरह से आपने गुजारने हैं, वो भी अपने ही एक्सपीरियंसेस के थ्रू। सो आई फील के जो न्यूक्लियस ऑफ द फैमिली हैं वो आपके पेरेंट्स ही होते हैं। और मैंने बहुत सारे ऐसी फैमिलीज देखी हैं अनफॉर्चुनेटली कि जब उनके माँ बाप चले जाते हैं तो बहन भाई जो है वो बिखर जाते हैं, बिल्कुल बिखर जाते हैं, उनमें आपस में जो है वो कोई ना कोई इख्तलाफ हो जाता है। ये भी चीज़ जो है ना वो पेरेंट्स के हाथ में होती है कि आप एक दूसरे की, ये अपने पेरेंट्स की इज्जत तो होती ही है, बहन भाई की इज्जत भी करना और उनको भी जो है उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना, बहुत सारी चीज़ें वो गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, आप किसी ना किसी तरीके से ना ग्लू बन के जोड़ के रखना। और ये हमारे ईस्टर्न फैमिली स्ट्रक्चर, ईस्टर्न फैमिलीज में तो बिल्कुल ये है। और बाज़ औक़ात मुझे लगता है कि बाहर मुल्क भी ऐसा वो लोग चाहते हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ का ये कल्चर है कि एक वक्त के बाद आपने अपना ख़ानदान करना है या आपने 18 साल की उम्र में आपको घर से चले जाना है और अपना ही घर करना है और ज़िम्मेदारी जो है ख़ुद लेनी है, तो उसकी वजह से शायद वो कर नहीं पाते। बट आई थिंक दे हैव ऑल्सो वोकन अप टू द ब्यूटी ऑफ हमारा जो कल्चर है। और आई थिंक ज़्यादातर जो ईस्टर्न कल्चर है वो जो कि यही है कि वालिदैन के साथ जो मोहब्बत है हमारी, और बेशक आपके इख्तलाफात, तो मैं ये कहती हूँ कि उनकी जगह कोई ले नहीं सकता। जब मेरे अब्बू की डेथ हो गई थी तो मुझे लगता है कि थोड़े अरसे तक शौक में ही थी, क्योंकि वो एक था कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप था, बिल्कुल था, क्योंकि बहुत सारी उनकी जो चीज़ें थी उनसे मैं प्यार भी बहुत करती थी, मैं लाडली भी थी, लेकिन मैं उनसे डिसएग्री भी करती थी। जिन चीज़ों में मैं अम्मी की तरफ ज़्यादा मेरी सोच थी उनकी तरह, तो कभी कभी पर्सनालिटी क्लैशेस होते हैं, लेकिन वो कभी भी कोई भी इंसान आपके अब्बू या अम्मी की जगह नहीं ले सकता। वो एक स्पेशल मेमोरी होती है जो आप कभी भी उसको मतलब भूल भी नहीं सकते। मुझे नॉट एट ऑल। अच्छा, मेरे वालिद के साथ भी आई वॉज मोर अटैच्ड टू माई डैड, ठीक है, बिकॉज आई वॉज ओल्डर। और मेरी हमेशा से कोशिश है अभी भी, मतलब आई होप आई डोंट स्टार्ट क्राइंग बिकॉज आई माइट, एंड ये एक ऐसा मौजू है जिसमें आप, और यू डोंट हैव योर फादर पास्ड अवे, माय फादर पास्ड अवे, तो वी हैव दैट इन कॉमन। सो मैंने मेरे वालिद की जितनी भी जो भी गलतियाँ, जब आप बड़े होते हैं तो आपको एहसास होता है कि उन्होंने बहुत सारी गलतियाँ की और मेरी अम्मी बहुत जगह सही थी और मैं उस वक्त नहीं समझ सकती थी बिकॉज मैं उनके अम्ब्रेला में थी और उनकी सोच को फॉलो कर रही थी। बट मैंने हमेशा कोशिश ये की है कि मैं उनकी गलतियों को एक तरफ रखूं और जो भी उनके साथ मेरा क्लोजर नहीं हुआ उसको एक तरफ रखूं और उनको हमेशा इमेजिन करूं एज माय प्रोटेक्टर जब मैं छोटी थी। सो आई ऑलवेज सी माय डैड एज समवन यू नो लार्जर देन लाइफ हु इज लुकिंग डाउन ऑन मी, एंड आई ऑलवेज फील दैट वो चीज़ कभी भी आपकी ज़िंदगी में कोई भी पूरी नहीं कर सकता और आपको ज़रूरत भी नहीं है। बल्कि मैं आफ्टर बीइंग अ पेरेंट मुझे इस बात का एहसास हुआ कि हम अपने बच्चों को भी ना बहुत ज़्यादा उनके ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी डाल देते हैं कि दे हैव टू रिटर्न। सो एज अ पेरेंट ऑल्सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि हमारी, मुझे माशरती जो है वो टॉक्सिसिटी लगती है और वो कुरान में बहुत क्लियर कट एक्सप्लेन की गई है। पर उसके लिए जो है आई डोंट थिंक आई एम द राइट पर्सन टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विथ। वी विल हैव मुफ्ती जो यहाँ बैठकर बहुत खूबसूरती से साथ आएंगे, वो बहुत खूबसूरती से बयान करते हैं इन सारी मामलात को। तो इंशाल्लाह उनसे होगी मुलाकात और बातें, और बहुत सारे और भी लोग आएंगे। बस आजी मैं थोड़े अपने इमोशंस को कंट्रोल करती हूँ और हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नाज़रीन आप कहीं नहीं जाइएगा, 365 पे जहान रमज़ान।
वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं जहान रमज़ान 365 न्यूज़ पर। और आज जो टॉपिक है उसमें ऑनेस्टली आंखें भर आती हैं। उसमें जो इमोशंस हैं सारे आपकी ज़िंदगी के, वो सब जो हैं वो जमा हो जाते हैं और वो किसी तरह से उमड़ के निकल रहे होते हैं। मेरे साथ तो ये होता है। एंड यू नो, आप एक उम्र के तकाजे पे पहुंच जाते हैं जहां आपको पता होता है कि ये चीज़ होनी है, लेकिन यू नो मुझे वो कुर्बतें लूज़ करना से सबसे ज़्यादा डर लगता है। बिल्कुल। और वो ये हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, मंशा के साथ भी है। वी बोथ लॉस्ट लव्ड वन। बट जो हैं उनके लिए दुआ गो हैं। और आज हमने उन्हीं वालिदैन के राइट्स के ऊपर बात करनी है और उसके हवाले से गेस्ट भी मौजूद हैं। जी, हमारे गेस्ट मौजूद हैं अवान साहब, जो एडवोकेट भी हैं और फैमिली लॉ भी प्रैक्टिस करते हैं। वेलकम टू आवर शो। अच्छा, आपको हम दोनों की तरफ से और हमारी टीम की तरफ से रमज़ान मुबारक। आपको भी थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे पूछनी चाहूँगी कि पेरेंटल लॉ में अगर दो मियाँ बीवी में अगर इख्तलाफात आ जाते हैं और अलहदगी हो जाती है, डिवोर्स हो जाता है, तो बच्चा किसकी तरफ, मतलब लॉ किसको सपोर्ट करती है कि माँ के पास बच्चा जाएगा या बाप के पास? देखिए, हर केस की ना अपनी एक सर्कमस्टांसेस होते हैं जी। और वो डिपेंड करता है कि माँ बाप किस तरह के एलिगेशन लगाते हैं एक दूसरे पे। अच्छा। क्योंकि ज़्यादातर तो बच्चे की वेलफेयर में कम लोग इन्वॉल्व होते हैं, ईगोज़ ज़्यादा होती हैं और नॉन रियलिस्टिक भी चीज़ें होती हैं। जहाँ तक रहा बच्चे की कस्टडी का इशू, जो आपने बात की है, वो तो कस्टडी का इशू है जी। और उसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये है कि हमारे यहाँ जो हमारा इस्लामिक लॉ है जी, उसमें बच्चे की हिजानत जो है ना वो 7 इयर्स तक होती है बेटे की। और उस वक्त तक अगर वो माँ के पास ज़्यादातर कोर्ट उसको सपोर्ट करती है जी, चाहे माँ के पास मीन्स हैं कि नहीं उसको पालने के, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बाप की है जी, कि वो बच्चों को नान नुफ्का या उसकी सपोर्ट करेगा। तो उसमें ज़रूरी नहीं होता कि अगर माँ नहीं कमाती, घर वो हाउसवाइफ है, घर में रहती है और बच्चा है उसके पास और उसको कस्टडी नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। तो हिजानत जो है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है जहाँ पे छोटा बच्चा जो है, और अगर वो सकलिंग बेबी हो, दूध पीता बच्चा हो, तो कभी माँ से लिया ही नहीं जाता। हाँ। सही। मैंने वैसे वो इंटरनेशनल कई लॉ दफ़ा में लोग छीन भी लेते हैं तो कोर्ट उसको फौरन शॉर्ट प्रोसीडिंग में उसको रिस्टोर कर देती है। हाँ, तो इन शॉर्ट बेसिकली माँ के पास जो है उसको वो राइट्स ज़्यादा अपनी लीगल लैंग्वेज में कहते हैं इम्प्रॉपर जो है ना, वो अगर तरीके से कस्टडी ली जाए तो उसको रिस्टोर करती है वो। ये इंटरनेशनल लॉ और डिफरेंट है। बाप के क्या हुकूक होते हैं? विजिटिंग राइट्स मिलते हैं और वो विजिटिंग राइट तो मेरा ख्याल है माँ या बाप जिसके पास भी बच्चा है तो दूसरी साइड को ज़रूर मिलते हैं, लेकिन उसको गार्डियन वार्ड का केस दाखिल करना पड़ता है। अच्छा। तब जाके उसको विजिटिंग राइट मिलते हैं। हाँ। और उसमें बाप के ऊपर होता है कि उन्होंने हर मंथ देना है, कुछ खर्चा देना है बच्चे का। वो तो देखें, वो मीटिंग के अलावा भी बाप तो हमारा जो फैमिली लॉ है वो कहता है कि ब्रेड अर्नर जो है ना वो बाप है। अच्छा। अच्छा। अगर माँ करोड़पति भी हो तब भी वो क्लेम कर सकती है बच्चे का मेंटेनेंस और अपना भी। तो वो काम है उस मर्द का जी, कि वो जो है ना वो उसको सपोर्ट करे। तो ये शरई लॉ के मुताबिक आप बात करें, जो हमारा लॉ है। हाँ, हमारे शरई और मिक्स है हमारा। ब्रिटिश और शरई मिक्स जी है। जी मिक्स। हाँ। तो जो इंटरनेशनल लॉ की जैसे आप बात कर रहे थे कि वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसमें क्या डिफरेंस है? देखिए, हर मुल्क की अपने वो हैं लॉज हैं। हाँ। मुझे याद है मैं केस कर रहा था काफ़ी साल पहले की बात। जी तो एक जापानीज़ बच्ची, पाकिस्तानी हस्बैंड था, जी वो यहाँ लेकर आ गया। हमने यहाँ उसके पीछे काफ़ी, मैं जापानीज़ फैमिली का वकील था जी। और फाइनली हमने जाके वो फिर दोबारा लेकर चला गया जापान। तो जापान में जो है ना बहुत लॉ कंजर्वेटिव है, वो बाप को ज़्यादा साइड करता है, लेकिन हमने वहाँ भी जाके कस्टडी ली उनसे। अच्छा, माँ को मिली फिर बच्चे की कस्टडी। अच्छा, हाँ, वहाँ उनके का लॉ। laws, हाँ भाई, अब हम लोग एक दफ़ा बात भी कर रहे थे ना इसी हवाले से कि इट्स अ वेरी पेट्रियार्कल, जापानीज सोसाइटी इज वेरी पेट्रियार्कल। हमारा अपना लॉ भी पेट्रियार्कल है। हमारा लॉ भी है, लेकिन फिर भी झुकाव थोड़ा सा माँ की तरफ होता है, स्पेशली नौमौलूद बच्चे का। जी, नौमौलूद तो देखें दुनिया भर में वो माँ की तरफ ही होता है। जी। अच्छा, एक और सवाल जिसके हवाले से हमारी गुफ्तगू चल रही थी ब्रेक में कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो माँ बाप की हयाती में ही कहते हैं कि आप अभी फ़ैसला कर लें और जो कुछ आपने देना दिलाना है, बंटवारा जो भी करना है जायदाद का, वो आप अपनी ज़िंदगी में ही कर लें। मैं इस चीज़ के हक़ में हूँ कि ज़िंदगी में ही ये फ़ैसले किए जाने चाहिए, क्योंकि बाद में जाके झगड़े होते हैं फैमिलीज़ में, और बाहर मुल्क भी यही होता है, विल्स वगैरह पहले ही बन जाती हैं। और इजाले का आई थिंक कोई और पर्सपेक्टिव, मैं बिल्कुल इसी के हक़ में ही हूँ कि ये हो जाना चाहिए, बिकॉज जो
बच्चों की तरफ से प्रेशर होता है ना, और वो इल ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है, स्पेशली अगर माँ बाप बहुत ज़ईफ़ हो गए हैं। सो मुझे इस बारे में एक तो आपसे लीगल ओपिनियन ये चाहिए कि क्या बिल्कुल सही फैसला है कि पहले ही बंटवारा हो जाए, विल बन जाए, और जो ज़ईफ़ माँ बाप हैं उनके कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो उनके लिए हों कि उनकी प्रोटेक्शन रहे फ्रॉम चिल्ड्रन हु आर वेरी ग्रीडी और जल्दी जल्दी कर लें और इल ट्रीटमेंट शुरू हो जाए उनकी। देखिए, आपने जो बात की है ना वो एक बहुत बड़े स्पेक्ट्रम पे चली गई जी जी और उस पे बात करने के लिए तो घंटों चाहिए। लेकिन मैं आपको, पहले हम इस पे आएँ, मैं आपको एक और बात भी बताऊं, क्योंकि आपने एकदम जंप ओवर किया है उन बच्चों के मतलब जो बड़े हो जाते हैं और माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं। जी। लेकिन आपने शुरू किया था उनसे जो बच्चे अभी पैदा हुए हैं और उसमें अगर डिस्प्यूट हो गया स्पाउस में, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ में, तो उनके जो झगड़े में आपने सवाल किया। लेकिन मैं जो जानता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान में जो है, हमने जो हमारा जो ये जो फैमिली सिस्टम है उसको बनाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया। अच्छा। ना कोर्टों ने जजमेंट ज़रूर दिए हैं, लेकिन कभी किसी भी असेंबली ने या कोई ऐसे कमीशन बने हुए हों कि जो ऐसी चीज़ें करें। अब मुझे ऐसे बहुत सारे बच्चों में पता हैं जो मैट्रिक के करीब हैं, जी 9th का एग्ज़ाम देना है, बाप छोड़ के चला गया है और बाप शनाख्ती कार्ड नहीं बना रहा उसका, क्योंकि बच्चा या बच्ची माँ के पास है। तो वो खार में नहीं शनाख्ती कार्ड कैसे बने? क्योंकि वो शनाख्ती कार्ड वाले, नादरा वाले कहते हैं जी बाप को का नाम चाहिए, बाप के और बाप का शनाख्ती कार्ड भी चाहिए और उसको वो खुद भी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे अब कोर्ट के जजमेंट्स आए हैं कि फादर इज बाउंड टू डू दिस लेकिन बाउंड बाय कोर्ट जजमेंट, ठीक है, बाय लॉ नहीं, बाय कोर्ट जजमेंट। ओके। तो वो भी एक तरह से लॉ होता है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए गवर्नमेंट को काम करना होता है कि वो कोई ऐसा सिस्टम बनाए कि उस बंदे को बोले अगर वो नहीं आएगा तो जेल जाएगा। अगर किसी का मुस्तकबिल खराब हो जाए, किसी बच्चे का, और अगर उस औरत को भी अपनी जान छुड़वानी है, कुछ करना है, तो उसका भी अपना नाम चेंज होना है। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं जो नादरा के पास रोज आना जा रहे होते हैं। लोग बेचारे दे आर रॉटिंग कि किसी तरह उनको शनाख्त मिल जाए। अच्छा, अफगानी को मिल जाएगा शनाख्ती कार्ड, लेकिन ऐसे लोगों के लिए नहीं मिलेगा। तो बात यह है कि जो लोग पैसे खर्च करते हैं, अभी तो गरीब लोग हैं बेचारे। अब हमारे ट्रेडिशंस ऐसे हैं कि मुझे ये पता है केपी में कुछ ऐसी फैमिलीज हैं, मेजॉरिटी, कि वो अपनी बेटी को रजिस्टर नहीं करवाते। अच्छा, नादरा के साथ नहीं करवाते। वो कहते हैं जी इसका हस्बैंड करेगा। तो ये एक अलग इशू है। फिर इसी तरह हमारे पंजाब में भी बहुत सारे, जो लोअर पंजाब है वहाँ के बहुत सारे जो लोग हमारे पास, ये मासियाँ बेचारी आती हैं, जी आप बोला हमारे पास शनाख्ती कार्ड नहीं होता। जी बनाए नहीं कभी, बच्चों का भी नहीं बना हुआ, और वो हस्बैंड बनाता भी नहीं है। वो कहता है क्यों बनाऊं, तुम काबू में रहो बस, और कुछ भी नहीं है। शनाख्ती कार्ड लेके कहीं चले जाएंगे। तो बात ये है कि पेरेंटिंग के हवाले से या बच्चों के प्रोटेक्शन के हवाले से कुछ लॉज, हमारे यहाँ लॉज भी बहुत अच्छे लॉज हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं, लॉज बहुत अच्छे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन करने वाली कोई एजेंसी नहीं है। हमारे यहाँ हजारों लाखों बच्चे हैं जो एडॉप्शन पे जा सकते हैं जी, और लाखों लोग हैं जो बच्चों को एडॉप्ट भी करना चाहते हैं, लेकिन लीगल वे नहीं है कोई। अच्छा, 4, 5, 6 साल के बाद, 10 साल के बाद माँ बाप आ जाएंगे, जिसने दिया भी होगा अपने बहन भाइयों को भी, तो हमारा बच्चा वापस करो। सो देयर इज नो सच रेगुलेशंस। तो ये बच्चे जो है, जो माँ बाप के बगैर पलते हैं या हर वक्त परेशान रहते हैं, तो उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। तो वो क्या फिर बनेंगे बड़े होकर? जो आपका सवाल था प्रॉपर्टी के हवाले से ज्यादातर, तो देखें दोनों के प्रोज एंड कॉन्स अलग अलग। कुछ ऐसे केसेस हैं, हमें पता है कि एक बंदा बहुत मालदार था, उसको बच्चों से प्यार भी हुआ, बच्चों ने कहा कर लिया, उसने अपनी ज़िंदगी में जायदाद बांट दी। और कई लोग करते हैं, इनका अपना सवाबदीद पे, आपकी फैमिली स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि आपके किस तरह के रिलेशन है बच्चों से। तो उसने तकसीम किए, पता चला जी उसकी बेटे की शादी हुई, तो बाप को घर से निकाल दिया। एग्जैक्टली। अब उसके पास कुछ भी नहीं है, बिल्कुल उसी ने सारा कमाया जी। तो वो जीरो। तो इसमें कोई फेल सेफ नहीं है जो लॉ की तरफ से कोई फेल लॉ की तरफ से देखें है, लेकिन बहुत सारे लोग प्रॉपर्टीज जिन्होंने बनाई होती है, वो कहते हैं जी मैं, क्योंकि देखें असल प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप पहले दे दें या बाद में दे दें। हमारे यहाँ मेजॉरिटी जो प्रॉपर्टीज हैं वो बेनामी है,
बेनामी समझती है नहीं? जी, किसी के नाम पे नहीं है, प्रॉपर मेरा एग्रीमेंट है, पेपर वर्क नहीं है, उसका टाइटल क्लियर नहीं है, उसकी लीज नहीं है, उसको आपने सिर्फ रजिस्टर नहीं करवाया, वो सारी प्रॉपर्टीज ऐसे ही छोड़ के मर जाते हैं लोग जी। और फैमिलियां सारी हमारे पास आ रही होती हैं, रुलती हैं, हम क्या करें, बाप ने रजिस्टर नहीं कराया प्रॉपर्टी अपने नाम पे। लोगों को ये चाहिए कि जो उनकी अगर छोटी से छोटी प्रॉपर्टी हो जी, वो जो खर्चा करने से डरते हैं ना कि अब अगर हम इसकी सेल डीड कराएंगे या इसको हम म्यूटेशन कराएंगे तो इतने पैसे लग जाएंगे, यार ऐसे ही रहने दो, ठीक है, वो उस चक्कर में ही सारा पूरी फैमिली रुल जाती है। अगर प्रॉपर प्रॉपर्टी का जो है ना टाइटल हो तो वो तो देखें, वो तो एक ऑब्वियस सी बात है कि वो मिलना है, वो जाएगा कहीं नहीं। होता क्या है कि फिर वो जो मेल जो लोग हैं, कई दफ़ा फीमेल भी होती है लेकिन मेजॉरिटी मेल भाई, भाइयों में भी सबसे तगड़ा भाई जी, वो बाकी भाइयों को भी नहीं देगा, बहनों को भी नहीं देगा और बैठा रहेगा। लेकिन स्टे ऑर्डर्स ले लेते हैं, ये कर लेते हैं, कई दफ़ा उनकी ज़िंदगियों में बेच देते हैं, नाम चेंज करा देते हैं, उसके लिए तो लॉ मौजूद है। अच्छा, ये जनरल मुशर्रफ के ज़माने में जो लॉ बना था और जिसपे अब कल आपने पढ़ा होगा कि जो है ना शरीयत कोर्ट ने भी जजमेंट दिया है, वो चादर वाला एक इशू था कि औरतों से जो है ना उसकी प्रॉपर्टी माफ़ करवा लो, जो अक्सर होता है, तो वो उन्होंने सख्ती से मना किया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को जो है ना, वो पाकिस्तान पीनल कोड में एक लॉ है कि जिसके तहत अगर कोई भाई बाप बेटा अगर अपने घर की किसी खातून का अगर वो हिस्सा खा ले, बेच दे प्रॉपर्टी, उसका किराया खा ले, उसको सजा है। क्योंकि बहुत अच्छी बात है, है अच्छा, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की बात है ना, लोगों को अब आपके प्रोग्राम के जरिए कितने लोगों को पता चलेगा, आपको पता है तो अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस बहुत कम है और लोग शायद झिझकते हैं लॉयर्स के पास जाने से, लोग झिझकते हैं, आपको पता भी नहीं होता कि क्या लॉ है, तो वो कैसे जाएंगे, झिझकते भी हैं और जाके उनको पता है कि हमारा प्रोसेस बहुत खराब है, हमारा बहुत टाइम लग जाता है, हमारा जस्टिस सिस्टम तो कोई आइडियल नहीं है ना, बहुत बेकार सा सिस्टम है। मैं पैसे भी खिलाने उसका पार्ट हूँ, बट आई मस्ट से कि लोगों को इंसाफ हासिल करना बहुत मुश्किल काम है और इसको कोई इजी करता नहीं है, और गरीब लोगों के लिए तो बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज़ आपके पास पैसे होंगे। ये मुश्किल से मुश्किल ही क्यों होता जा रहा है? इसलिए कि लोगों को परवाह नहीं है, यहाँ तो कोई आवेगा आवा बिगड़ा हुआ है और गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ नहीं है ये चीज़ों, इंसाफ देना, इंसाफ हासिल करना, और अदालतों में जो सिस्टम है वो इतना वो है टीडियस है कि बंदा कहाँ तक भागेगा, थक जाता है वो, समझे ना। और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में तो जो गवाह है वो आके कहता है मैंने कभी ज़िंदगी में गवाही नहीं देनी, कोई गवाह एक्सीडेंट हो जाए गवाह बनने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि आपने उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं की है। दुनिया बदल गई है, पूरी दुनिया में लोग ऑनलाइन अब केस चलते हैं, घर में बैठे हुए एविडेंस देते हैं लोग। चाइना में लोगों अभी सिर्फ हमारा तो सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे नीचे भी आ गया है, लेकिन वो जब आपका नेट ही काम नहीं करेगा तो आप कैसे ऑनलाइन स्टेटमेंट लेंगे, बहुत सारे जज कैसे करेगा, बहुत सारे डिफरेंट वेरियस इतनी चीजें हैं। तो ये जो आप बात कर रही है ना, उसमें बहुत सारे अच्छी चीजें भी हैं। अच्छा, माँ बाप, कई माँ बाप जो है जिनकी बेटियां ज्यादा होती हैं और उनको पता है कि भाई बेटे जरा जोर जबरदस्त वाले हैं, तो वो जिंदगी में चाहते हैं कि हम अपने बेटियों को दे दें, और उनको देने के लिए उनको कोई मना नहीं है, क्योंकि अगर जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है, चाहे वो माँ हो या बाप हो, ये तो उसकी विल है, वो किसको देते हैं। जहाँ तक विल की बात आपने शुरू में की इंट्रो में, तो विल तो आप एक महदूद जो है ना वो होता है कि आप वो विल कर सकते हैं, अपनी सारी प्रॉपर्टी विल नहीं कर सकते। अच्छा, वजह? और अगर विल रजिस्टर नहीं है, नहीं इस्लामिक लॉ है ना ये तो, कि आप 2/3 जो है ना वो कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते। तो विल में भी विल को फिर चैलेंज कर देते लोग, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली विल रजिस्टर नहीं होती, छुपा के बनाई जाती है, रजिस्टर नहीं होती, तो वो रजिस्टर ना होने से फिर चैलेंज हो जाती है। और आपको पता है कि हर किस्म के लोग मौजूद हैं जो कोर्टों में लूपहोल्स भी हैं, बहुत सारे नुक्ते निकाल लेते हैं। और इसी तरह गिफ्ट एक और फॉर्म जी, गिफ्ट है, वो एब्सोल्यूट है, वो एब्सोल्यूट। अच्छा, अगर देने वाला और लेने वाले की दोनों की एक्सेप्टेंस आ गई है जी, तो वो गिफ्ट, अगर उसके डॉक्यूमेंट प्रॉपर हैं, सब कुछ है, तो गिफ्ट एब्सोल्यूट है। वो भी रजिस्टर नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादातर हिबा जो है वो अनरजिस्टर्ड होती हैं, जो गिफ्ट डीड होती है। गिफ्ट डीड अलग है, वो भी गिफ्ट डीड होती है, हिबा ही होता है दोनों सूरतों में, लेकिन कुछ होते हैं अनरजिस्टर्ड, तो उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है, वो चैलेंज हो जाती है कोर्ट। लेकिन अगर आपकी रजिस्ट्रार से रजिस्टर्ड है गिफ्ट,
तो आप दे दें, फिर ज़िंदगी में कोई उसको मुश्किल नहीं होगी जिनके नाम पे आपने किया। तो ये डिपेंड करता है, हर केस की अपनी नौयत होती है। तो लोगों को कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। सालों बैठे रहते हैं इंतजार में, भाई मशवरा तो कर लो किसी से जाके। लीगल मशवरे लोगों को चाहिए कि मशवरों के मेजॉरिटी हमारे लॉयर्स जो हैं वो हो सकता है उनसे पैसे भी ना लें, जी सिर्फ मशवरा। आपके तवज्जुह से ये हम बता रहे हैं लोगों को कि अगर इस किस्म की कोई मुश्किल आपसे दरपेश आ रही है तो आप किसी से भी कंसल्ट कीजिए, किसी से भी कंसल्ट करें। हाँ, हमसे तो फोन पे बात करते हैं, हम उनको बता देते हैं, पूरा केस नहीं बता सकते, वो हमें भेज रहे होते हैं, वो हमें व्हाट्सएप पे इतने डॉक्यूमेंट भेज देते हैं, हमसे नहीं पढ़ा जाता। लीगल एडवाइस आप फोन पे दे देते हैं, वो सरसरी तौर पे समझ के इनिशियल लेवल की दे देते हैं। लेकिन अगर वो उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन है और उसकी बहुत सारे एंगल्स हैं, तो विदाउट सिटिंग एंड विदाउट रीडिंग द डॉक्यूमेंट नहीं कर सकते। शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आपने यहाँ की बहुत इंपॉर्टेंट बातें की और बहुत सारे खलल हैं, बहुत सारे जो खाली जगहें हैं जिनको पुर होना है हमारे लॉ में। बट ये कि इंशाल्लाह गुफ्तगू तो शुरुआत हुई है हमारे शो के तवस्सुक से, और मज़ीद भी और गुफ्तगू करेंगे नाज़रीन। हमारे शो में और भी बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं, पेरेंटल लॉ के हवाले से भी बात होगी, हुकूक के हवाले से भी बात होगी। आप लोग थोड़ी सी ब्रेक लेकर वापस आइए। देख रहे हैं जहाने रमज़ान, ओनली ऑन 365 न्यूज़। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं जहाने रमज़ान 365 न्यूज़ पर, और आज बात हो रही है वालिदैन के हुकूक के हवाले से, और वालिदैन के हुकूक बच्चों की तरफ क्या हैं, उनकी रिलेशनशिप से सब कैसे अफेक्ट होते हैं, ये सब बातें हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले इसी हिसाब से एक पैकेज देख लेते हैं। दीन इस्लाम में वालिदैन के साथ हुस्न सलूक की शदीद ताकीद की गई है और इनसे बदसलूकी करने से मना फरमाया गया है। औलाद पर वालिदैन का हक इतना बड़ा है कि अल्लाह ताला ने अपने हक के साथ वालिदैन का हक बयान फरमाया है, यानी कि मखलूक खुदा में वालिदैन के हक को बाकी तमाम हुकूक पर तरजीह दी गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन की नाफरमानी करने और इन्हें अजियत और तकलीफ पहुँचाने को गुनाह कबीरा करार दिया है। वालिदैन से बदसलूकी करने वाले बदनसीब को रहमत इलाही और जन्नत से महरूम करार दिया गया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानों को मुख्तलिफ रिश्तों में पिरोया है। इनमें किसी को बाप बनाया है तो किसी को माँ का दर्जा दिया है, किसी को बेटा बनाया है तो किसी को बेटी की निस्बत अता की है। गर्ज रिश्ते बनाने के बाद अल्लाह ताला ने इनके हुकूक भी मुकर्रर फरमाए हैं। इन हुकूक में से हर एक का अदा करना जरूरी है, लेकिन वालिदैन के हक को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में अपनी बंदगी और अताअत के फौरन बाद जिक्र फरमाया। ये इस बात की तरफ इशारा है कि रिश्तों में सबसे बड़ा हक वालिदैन का है। वालिदैन ही है जो औलाद की खातिर न सिर्फ हर तरह की तकलीफ, दुख और मशक्कत को बर्दाश्त करते हैं, बल्कि बसा औकात अपना आराम और राहत, अपनी ख्वाहिश और खुशी को भी औलाद की खातिर कुर्बान कर देते हैं। बहैसियत मुसलमान हम सब का फर्ज है कि अपने वालिदैन की इताअत में कोई कमी न आने दें और अपनी दुनिया और आखिरत को आसान बना लें। जी नाजरीन, वालिदैन के हुकूक के हवाले से गुफ्तगू जारी थी। हमने एक लीगल कंसल्टेंट भी बुलाए थे जिन्होंने हमें बहुत सारे मुफीद मशवरे दिए और ये बताया कि हमारे लॉ में कितना खलल है, कितनी खाली जगहें हैं जिनको पुर होना है लॉ की सूरत में। लेकिन शरई तौर पर वालिदैन के क्या हुकूक हैं, इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है, उसके लिए हमने फिर से मदू किया है अपने फेवरेट मुफ्ती साद खान को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपको तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे प्रोग्राम के तवस्सुक से और सबके तरफ से रमज़ान मुबारक, क्योंकि हम रमज़ान जाने भी वाला है। जाने वाला बिल्कुल। और ये आपके लिए बिल्कुल भी ये प्लेटफॉर्म नया नहीं है, आप पहले भी आ चुके हैं। सो वालिदैन के हुकूक से जो है वो बहुत सारी चीज़ें जहन में भी आती हैं। हम लोग को बचपन से कुछ चीज़ें ऐसी बताई भी गई हैं जिनसे हम आगे पीछे नहीं हो सकते, लेकिन क्लियर कट जो चीज़ें हैं जिनको बताया गया है कि कौन सी एज में किस तरह और कब कैसे, उसके बारे में आप बताएंगे कि इस्लाम में क्या कहा गया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्लाम ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वालिदैन को कुरान में जब भी एड्रेस किया है ना, तो फरमाया वो बिल वालिदैन एहसाना, कि अपने वालिदैन के साथ एहसान वाला मामला करो। और जब भी आप उस आयत को पढ़ें तो पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हुकूक बयान करता है कि मेरे साथ शिर्क ना करो, और उसके बाद डायरेक्टली कहते बिल वालिदैन एहसाना, अपने वालिदैन के साथ एहसान। और ये एक जगह नहीं, 5 मकामात पर पहले अपना बताया, क्यों, तुम्हारा खालिक मैं हूँ। उसके बाद जो दुनिया में तुम्हें लाने वाले हैं ना, वो तुम्हारे वालिदैन हैं, उनके साथ क्या करना है, एहसान वाला मामला। एहसान क्या होता है, आप किसी का उधार चुका देंगे लेकिन किसी का एहसान नहीं चुकाया जा सकता।
एहसान, एहसान इज बेसिकली नॉट रिफंडेबल, उसको ना और एहसान के बदले एहसान कर भी देना तो एहसान ख़त्म नहीं किया जा सकता। और एहसान अरबी में किसी चीज़ को एट इट्स पीक करने को कहते हैं, वो चीज़ को हसीन करके करना। तो फरमाया तुम्हारे वालिदैन, तुम्हारे रिस्पेक्ट का, तुम्हारे एहतराम का, तुम्हारी ज़िंदगी में कोई भी एक बड़ा सुपरलेटिव दर्जा हो वो तुम्हारे वालिदैन का, उनके अलावा और किसी का भी नहीं है। और याद रखें वो लोग जो अपने वालिदैन से रूठ गए या उनसे उनके वालिदैन रूठ गए और ये समझ रहे हैं कि रमज़ान जा रहा है और वालिदैन से बात नहीं हो रही, मेरे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बड़ी शब हो एक इंसान मस्जिद हराम के अंदर मौजूद हो, खाने काबा का गिलाफ पकड़ा हो और आंख से आंसू निकल रहे हो, कितनी बड़ी बात है, और रो रहा हो अल्लाह से दुआ मांगे कि या अल्लाह मेरी बख्शिश कर दे, लेकिन उससे उसकी वालिदैन नाराज हो, अल्लाह उसकी दुआ कबूल नहीं करे। याद रखिए, एक सहाबी रसूल है, एक सहाबी है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, फरमाया कि या रसूल अल्लाह फलां सहाबी मुंह से कलमा नहीं निकल रहा, आखिरी वक्त है। रसूल फरमाते हैं वालिद जिंदा है? कहा नहीं या रसूल। वालदा जिंदा है? फरमाया हाँ हाँ जिंदा है। नाराज है? कहा यही वजह है, सहाबी हैं, वालदा के पास जाते हैं, रसूलुल्लाह अर्ज़ करते हैं कि बेटा है माफ़ कर दे। कहा नहीं करूंगी। मसला क्या? कहा तेज बोलता है, बदतमीजी नहीं कर, तेज बोलता है। रसूल ने बिल्कुल रसूल ने फरमाया कि फिर लकड़ियां ले आओ जला दो। माँ थी, नहीं 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 जलता हुआ नहीं देख सकी। कहा कि माफ़ कर दें। माँ ने माफ़ किया, वहाँ सहाबी रसूल को कलमा नसीब हुआ, रसूल जनाजा पढ़ाते हैं, तमाम सहाबा को खड़ा करते हैं, फरमाया ए लोगो, ए सहाबा, ना तुम्हारा हज कबूल, ना रोज़ा कबूल, ना नमाज कबूल, कोई चीज़ कबूल नहीं अगर तुमसे तुम्हारे वालिदैन नाराज़ हों। आज हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी तबलीगी इज्तिमात पर लोग जुड़ते हैं, बड़े बड़े तबलीगी दौरों पे लोग जाते हैं, बड़े दरगाह पर, फला मज़ार पर। याद रखें दुनिया के सबसे बड़े पीर, रहनुमा, आइडल्स और जिनकी दुआएं आपके लिए कबूल होती हैं वो आपके वालिदैन। अपने वालिदैन को राज़ी करें। अगर हम देखें कि भाई हमारे पास लोग आते हैं ना, मुझसे आप कोई वजीफ़ा बता दे, दुआएं कबूल नहीं हो रही, यकीन करें कि वालदा का हाथ अपने बेटे के लिए उठता है, इससे बड़ा कोई वजीफा नहीं। अब ऐसे करनी को देखें, साहबी नहीं है लेकिन साहबी का दर्जा मिला। फरमाया कि उमर, रसूल ने फरमाया उमर अली अपने लिए वैसे करनी से दुआ करा लें, वैसे करनी से। अली और उमर, हजरत उमर हर अपनी खिलाफत के दौर में ना हज जब भी आते लोग से पूछते थे कर्ण शेन का कौन है, कर्ण का कौन है। एक बार लोगों ने बताया हम कर्ण के। कहा कोई अवैस है? अवैस? कहा हाँ हाँ अवैस है। कहाँ है? कहा वो तो बकरियां चला रहा है पहाड़ियों पर। पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं, हजरत अली को लेकर बिठाते हैं। कहा कि तुम अवैस करनी हो? बोला हाँ हाँ। बोला दुआ कर दो। कहा आप कौन? कहा मैं उमर अली। हैरान कि आपके लिए मैं दुआ करूं? फरमाया हाँ हाँ अवैस, हमने रसूल से सुना था अवैस ने वालदा की ऐसी खिदमत की है कि अवैस हाथ उठाता है, अल्लाह उसकी दुआओं को रद्द नहीं करता। फजीलत इस वजह से मिली। हजरत मूसा के कलीमुल्लाह हैं, इज्जतों से नवाजा, लेकिन जब उनकी वालदा का विसाल होता है रसूल फरमाते हैं कि ए मूसा देख कर आना, तेरे पीछे तेरी माँ नहीं जो तेरे लिए दुआएं करे। ये देखें हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं कि मैं पूरी जिंदगी घूमता रहा जंगलात में कि मैं खुदा को ढूंढूं, और कभी एक सिम कभी दूसरी, बहुत सालों बाद मेरा ध्यान आया कि वालदा से तो जाकर मिल लूं। तो रात को गए, देखा वालदा आराम कर रही हैं। कहा कि इतनी जिंदगी मिला नहीं, आज भी जाऊं तो उनको तकलीफ होगी। रुक गए। जब देखा कि वालदा तहज्जुद की नमाज के लिए उठी तो कान लगाकर वालदा हाथ उठाती हैं कि या अल्लाह मेरा बेटा मेरे पास नहीं है, तुझे देखने के लिए आया है, तुझसे मिलना चाहता है, या रब तू उसको मिल जा। हजरत जुनैद बगदादी रोते हैं, फरमाते हैं कि मेरा खुदा तो मेरे घर के अंदर था, मैं उनको जंगलात में ढूंढ रहा हूँ। याद रखें कि ये वालिदैन हैं जो आपके लिए, और मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा एक बात कहता हूँ कि आपके घर में ना, हम सब के घर में ऐसे ही होता है, डाइनिंग टेबल पे हर जगह पर आपकी ना वालिद की एक मखसूस सीट होगी जहाँ आपके अब्बू बैठते होंगे। जिस दिन वो सीट खाली हो गई ना, यकीन करें उससे बड़ा कोई नुकसान नहीं। हम घर जाते हैं ना, आज भी जाए जिस एज में भी, अम्मी मेरी वो चीज कहाँ पड़ी है, अम्मी वो कहाँ है, आप ढूंढ ढूंढ के थक जाएंगे, वालदा निकाल कर। जिस दिन आपने अम्मी कहा और सामने से जवाब नहीं आया ना, उस दिन मालूम होगा कितना बड़ा नुकसान होगा। मेरे रसूल फरमाते, एग्जैक्टली, मुझे भी बिल्कुल मेरे रसूल फरमाते हैं, आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए, मेरे रसूल फरमाते हैं कि मैं मोहम्मद, रसूल का रिस्पेक्ट देंगे, मैं मोहम्मद इशा की नमाज पढ़ रहा होता, 4 फर्ज पढ़ रहा होता, मैं शुरू कर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरी माँ कहती या मोहम्मद, मैं नमाज तोड़ के कहता नाम या उम्मी, अम्मा तेरा मोहम्मद हाजिर है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के हैं जब वालदा का इंतकाल होता है। इतने साल बाद 10th ईयर ऑफ हिजरा में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज पे जाते हैं, अब्वा के मकाम पर वालदा की कब्र को देखते हैं, ऐसे सर रख के, जैसे बच्चे नहीं रोते, ऐसे सर रख के रोने लग जाते। अच्छा, इतने सालों बाद इंसान की मोहब्बत, तो रसूल रोते रोते जब सर उठाए ना, दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर, साहबा को कहते हैं आज रात मुझे अपनी वालदा की कब्र पे रहने।
और फिर रोते रहे, दुनिया को बताया कि दुनिया का सबसे बड़ा नुकसान वालिदैन का इस दुनिया से चले जाना है। तो मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ जिनके वालिदैन जिंदा हैं, खुदा की कसम उनके पाँव पड़ गए, उनको राजी कर लें। अगर ये दुनिया से चले गए, ऐसी नेमत कभी नहीं मिलती, कभी नहीं मिलेगी। और यकीन रखें मकाफात अमल है। हम पठान हैं तो हमारे अब्बू हमें ना पश्तो का एक किस्सा सुनाते, कहते थे एक बुजुर्ग था, उसकी आंखें नहीं थी, तो बेटा ना उनको पहाड़ी से गिराने जा रहा था कि अब्बा है जान छूटे। तो जब उसको पहाड़ी से वालिद को गिराने जा रहा था ना, तो अंधे थे, तो एकदम वालिद ने कहा बेटा यहाँ से नहीं, थोड़ा आगे से गिरा, उधर से मैं थोड़ा सा जल्दी से गिर जाऊंगा। बेटा हैरान, कहा अब्बा जान आपको कैसे पता? कहा कि मैंने भी अपने बाप को यहीं से गिराया, मैं नहीं चाहता कल तुझे तेरे बच्चे भी यहाँ से गिरा दे, मैं आगे से। तो याद रखिए मकाफात अमल है, जो आप अपने पेरेंट्स के साथ करते हैं आपके बच्चे देखते हैं। आप चाहते हैं कि एहतराम हो, अपने वालिदैन का एहतराम करें। दुनिया का सबसे बड़ा नुकसान वालिदैन की नाकदरी है। और हम देखते हैं कि हमारे यहाँ ओल्ड एज हाउस बने हुए, अभी हमारा वो भी चला, ये सब चीजें, ये देखिए ना कितना बड़ा नुकसान है कि वो वालिदैन और आजकल के वालिदैन ना, अभी हम एक और मैं आपको एक बात कहूँ, जो हम लोग हैं, आप हम, ये तो उनकी बात हो गई जो नाकदरी करते हैं। हम लोग जो वालिदैन की कदर भी करते हैं, लेकिन हम लोग वालिदैन को टाइम नहीं दे पाते। मुझे खुद अपना आप अगर मैं कहूँ तो मैं सबसे बड़ा नुकसान अपने वालिदैन को टाइम नहीं दे पाता। मैं हम क्यों दूसरों की बात। और यकीन करें इस वक्त हमारे वालिदैन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपने वालिदैन को टाइम दें, उनके साथ बैठना। वो कहती है ना, एक माँ ने बच्चे से पूछा बेटा ये बताओ वो क्या है, तो बेटे ने कहा अम्मा परिंदा है। दूसरी बार पूछा बेटा वो क्या है, फिर अम्मा परिंदा है। तीसरी बार पूछा बेटा, अम्मा कह रहा हूं ना परिंदा है। माँ कहती है बेटा बचपन में तू मुझसे 10 बार पूछता था, मैं 10 बार कहता। कसम से। तो ये हम अपने वालिदैन को बैठे उनकी सुने। और मैं आपको बताऊं ना, हम वालिदैन को एंड में डिप्रेशन, एंजाइटी ये सब खत्म हो जाएगी। आप उनके साथ बैठे, सिर्फ उनकी सुन ले, वो सब बीमारियों की खत्म। साथ आप हमारे साथ ही रहिएगा और हम थोड़ा सा कम इमोशनल हो जाएं, फिर हम वापस आते हैं एक छोटी सी ब्रेक लेकर। आप देख रहे हैं जहान रमजान 365 न्यूज़ पर, प्लीज कहीं मत जाएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं जहान रमज़ान ऑन 365 न्यूज़। जो आज का हमारा मौजू है उसकी वजह से मैं और जाले थोड़ा इमोशनल हो गए, लेकिन थोड़े से थोड़ा ज़्यादा, लेकिन अपने जज्बात को लो हो गया मेरा। काबू रखते हुए हम मुफ्ती साहब से और मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। अच्छा मुफ्ती साहब, मेरा एक सवाल था आपसे कि अगर कोई शख्स है जिसकी 2 शादियाँ हुई हुई हैं, 2 बेगम हैं, और एक बेगम के बच्चे हैं और दूसरी वाली से अभी हुए नहीं हैं या नहीं हैं बच्चे, तो क्या वैसे तो कहा गया है कि दोनों बेगमात को इक्वल टाइम देना है, तो अगर बच्चे हैं और बच्चों को टाइम देना है तो क्या ज़्यादा वक्त उस बेगम के साथ गुजारा जा सकता है जिसके बच्चे भी हैं? जी बिल्कुल। इसमें देखें, मैं इसमें ये बात ज़रूर करूँगा कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में जिस तरह शादियों को प्रमोट किया जा रहा है, तो आपके इस सवाल से एक चीज़ ये भी है, देखिए कितना मुश्किल मरहला है इस चीज़ को। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ इजाज़त दी है 4 शादियों की, उसी आयत में कंडीशन लगा दी है, इन खिफ्तुम, अगर तुम्हें डर है ना तो ना करना। और जिसको अल्लाह कहे कि ये बहुत मुश्किल अमल है इंसाफ करना। जी। आजकल बच्चों में इंसाफ नहीं होता, जो कि अपना खून है, तो बेगमात के अंदर इंसाफ करना बड़ा एक मुश्किल अमल है। तो इसको एक मलूज़े खातिर रखें। आपका सवाल कि जहाँ बच्चे हैं, अब बच्चों की तरबियत बहुत जरूरी है, अब वहाँ टाइम भी ज्यादा देना है। अगर टाइम आप देंगे तो दूसरी वाइफ को, तो उनकी इजाजत से कि देखें वहाँ बच्चे हैं और मुझे वहाँ ज्यादा टाइम देना है, उनकी तरबियत का मसला है। लेकिन अगर उन्होंने मना कर दिया, उनकी रजामंद, अगर उन्होंने मना कर दिया है तो आपको फिर दिन उसी हिसाब से डिवाइड करने पड़ेंगे। और फिर या तो आप बच्चों को भी यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। तो यही मैं आपको बात समझाना चाह रहा हूँ, इट इज नॉट अ पीस ऑफ केक, इट इज अ वेरी मच डिफिकल्ट थिंग, और इसको निभाना बहुत ही मुश्किल काम है। और इसको इसी तरह लेकर चलना पड़ेगा। उनकी इजाजत से अगर वो करती हैं तो आपको दिन उसमें डिवाइड करना पड़ेंगे रजामंदी के साथ। रजामंदी। अच्छा, हमने जो गुफ्तगू की थी बिल्कुल ब्रेक पे जाने से पहले, वो हमने की थी जिन लोगों को माँ बाप की मोहब्बत, सादत मिलती नहीं है क्योंकि वो खुद जो है वो नाफरमान होते हैं या टाइम नहीं दे रहे होते या जो भी इम्पोर्टेंस ही देते उस रिश्ते को। मैंने बहुत जगह ये भी देखा है, और माशरती प्रॉब्लम है ये, क्योंकि अच्छे बुरे लोग हर कोई होते हैं, और अगर अच्छे बुरे लोग होते हैं तो आपके माँ बाप भी अच्छे बुरे हो सकते हैं। जी। सो ऑब्वियसली परवरिश आपके माँ बाप ने ही आपकी करनी है, ठीक है। और वो टॉक्सिक पेरेंटिंग जो है एक, वो हमारे ईस्टर्न ही इसमें ज़्यादा सिस्टम में ज़्यादा पाया जाता है। बिकॉज एक तो ओवर इंटेलिजेंट भी होते हैं कभी कभार पेरेंट्स, जो आपको इतना बिगाड़ देते हैं कि आपको लगता है आप इंटाइटल्ड हैं टू एवरीथिंग। और दूसरी तरफ वो होते हैं जो, जैसे आपने कहा कि आप बच्चों में ही इंसाफ नहीं कर पाते।
तो बच्चे निगलेक्टेड भी होते हैं, आपके माँ बाप ने आपकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, और वो ये हो गया कि उनकी शायद दूसरी शादी हो गई, दूसरी तरफ बच्चे हो गए, तो एक तरफ के बच्चे छोड़ के दूसरी तरफ चले गए, वो बच्चे फिर माँ बाप की तरफ कैसे, और उन पेरेंट्स का फिर कैसे राइट हो उन बच्चों की तरफ, इसके बारे में थोड़ी मैं इस सवाल से पहले, हमारे यहाँ सोशल मीडिया पर एक चीज़ बहुत वायरल हुई थी कुछ टाइम पहले, कि किसी शख्स ने कहा था कि हर वालदा के पैर के नीचे जन्नत नहीं होती। जी। वो वालदा जो खुद नाफरमान हो, जैसे उन्होंने मिसाल दी थी अबू लहब की बीवी, तो वो जो खुद नाफरमान है तो उनके पैर के नीचे कैसे जन्नत हो सकती है। देखिए याद रखें, आपको वालदैन का एहतराम इस वजह से नहीं करना कि वो बहुत ज्यादा नेक हैं या अल्लाह के वली हैं, दे आर योर पेरेंट्स, यू हैव टू गिव देम रिस्पेक्ट। बेटे के लिए उसकी माँ के पैरों तले जन्नत है, वो एहतराम करके वो जन्नत पालेगा। ठीक है। ये वालदा होने की फजीलत से उनके पैर के नीचे जन्नत है, ये नहीं कि वो बड़ी नेक हैं इस वजह से पैर के नीचे जन्नत। बेटे के लिए उसके वालदा के पैर तले जन्नत ही है, उसका एहतराम करना फर्ज है। तो ये बात याद रखें, अगर आपके पेरेंट्स नेक नहीं हैं या अगर आपके पेरेंट्स को कुछ, लेकिन आपका उनका एहतराम करना फर्ज है। लेकिन ऐसी चीजों पर एहतराम करना या उनकी डिसीजंस को मानना जो कि खिलाफ शरा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पेरेंट्स आपको नमाज पढ़ने से रोक रहे हैं तो तब अल्लाह का हुक्म बड़ा है ना, क्योंकि अल्लाह पहले आ गए। तो ऐसी चीजें जिसमें अल्लाह का हुक्म हो, जैसे फॉर एग्जांपल वालिदैन के कहने पर अपनी बीवी को तलाक देना, किसी तौर पर होता है हमारे यहाँ पाकिस्तानी सोसाइटी की माँ बोलती है दे दो तलाक, दे दो तलाक, कोई जरूरत नहीं है, आपके अपना निकाह है, और अगर आपको कोई उसमें कोई मुश्किलात नहीं है तो बिल्कुल आप अपने निकाह को, उनके कहने पर गलत एक्ट करना जायज नहीं है। तो ये बात, एहतराम का मतलब ये नहीं है कि लिसनिंग ईच एंड एवरीथिंग। हजरत अबू बकर की खिलाफत, हजरत अबू बकर खुद फरमाते हैं एज अ खलीफा, देखो लोगों, जब तक मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात करूं मेरा सुनना तुम पर फर्ज है, अगर इसके अलावा बात करूं तो मेरी बात को ना भी मानो तो कोई मसला नहीं है। तो वालिदैन भी इसी क्राइटेरिया में आते हैं, अगर उनकी बात कुरान और सुन्ना से या एथिकल बेसिस से निगलेक्ट करती है, हटती है, या उसको उसके अपोज में आती है, आप बिल्कुल ना माने, लेकिन एहतराम के साथ, इख्तिलाफ विद इन रिस्पेक्ट, बिल्कुल है। अब दूसरी बात यह है, इसी से कनेक्टेड बात है कि पेरेंटिंग की भी बहुत जरूरत है हमारे यहाँ। देखिए, जहाँ वालिदैन के हुकूक की बात कर रहे हैं, यहाँ पेरेंटिंग की भी बहुत ज्यादा अशद जरूरत है। इसमें एक मसला ये भी है, जब हम निकाह है ना, हमारे निकाह के, मैं अपनी आपको बात बताऊं तो मैं जहां भी निकाह पढ़ाने जाता हूं तो मैं उनको कहता हूं आई विल टेक 10 मिनट्स, मैं आपको बताऊंगा निकाह की इंपॉर्टेंस क्या है। जी, ये बहुत जरूरी है। निकाह इज नॉट जस्ट अ सेलिब्रेशन, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो 3 लफ्ज कबूल है ना, इसमें दूसरी जिंदगी, दूसरा खानदान, पूरी आगे एक फैमिली सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसमें आपको बिल्कुल पेरेंटिंग सिखानी चाहिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पेरेंटिंग करके दिखाई। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा बेटी हैं, क्या एहतराम दिया, बेटी दाखिल होती है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर रसूल से खड़े हो जाते हैं। अल्लाह ने सेलेक्ट कर दिया हजरत अली है, लेकिन फिर भी बेटी से पूछते हैं कि तुम्हें कबूल है? हजरत फातिमा कहती है रसूल, आप रसूल है, मेरे वालिद आपकी इजाजत। कहा फातिमा तुम्हारी इजाजत लाजमी है। तो ये सारी चीजें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके बताई कि अपनी औलाद को किस तरह इज्जत देनी। हमारे यहाँ तो बेहतरीन मशगला है कि जब सारे रिलेटिव्स आए तो अपने बच्चों को सबके सामने डांटना है, सबके सामने बेइज्जती करनी है। हमारे यहाँ सब कंटेंट में यही है। अनफॉर्चुनेटली रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें कि इमाम हसन हुसैन को सबसे ज्यादा गोद में उठा रहे हैं, कंधों पे बिठा रहे हैं, सहाबा फरमाते हैं या रसूल अल्लाह क्या खूबसूरत सवारी, फरमाते सवारी नहीं, सॉरी सवारी नहीं, देखो ये देखो कितना खूबसूरत सवार बैठा है। तो बच्चों की तारीफ करते हैं, सही है, अपनी बेगमात की तारीफ करते हैं सबके सामने, अपने बेटियों की तारीफ करते हैं। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंस देना, रिस्पेक्ट देना, जैसे बच्चों पर लाजिम है वालिदैन की रिस्पेक्ट करें, द सेम गोज फॉर द पेरेंट्स, दे हैव टू रिस्पेक्ट देयर चिल्ड्रन। मुफ्ती साहब, मेरा एक सवाल है कि आजकल ये भी बहुत है कि जो मर्द हजरात हैं वो बेगमात को कहते हैं कि हमारे वालिदैन पे जो हमारे फराइज हैं वो तुम पूरे करो। वो खुद वक्त नहीं देते हैं, हाँ हमारे पास टाइम नहीं है, हम खुद काम पे जा रहे हैं, तुम वालिदैन को टाइम दो। वो खुद जो खुद अपने पेरेंट्स के साथ वो करना चाह रहे हैं वो बेगमात पे लागू कर देते हैं। इसके बारे में अच्छा, मैं इस क्वेश्चन को दूसरी तरफ भी ट्रेन करूंगा। हमारे यहाँ एक क्वेश्चन बड़ा एक लाजिम है कि खातून के लिए ना अपने शौहर के वालिदैन का एहतराम करना शरीयत में लाजिम नहीं। ये आपने बात सुनी। देखिए, मैं आपको इसमें एक बड़ी एक बारीक बात बताऊंगा। शरीयत इज द बाउंड्री, कि इधर से बाहर नहीं जाना। जैसे नमाज फर्ज तो फर्ज है ना, ये तो पढ़नी है। इंसान नवाफिल पढ़े, सुन्नतों की तरफ आगे जाए। सिमिलरली एक इंसान है जो जिसके घर में रहता हो तो वहां तो बड़ों का एहतराम करना ही चाहिए। बड़ों का तो वैसे ही करना चाहिए, चाहे वो जिसके भी वालिदैन। तो इसी तरह शरीयत ने बताइए ना कि एक इंसान है जो बिल्कुल ही किसी का एहतराम नहीं कर सकता, तो एट द एंड अपने शौहर का कर लो। चलो, ये लास्ट पॉइंट हमारे यहाँ हम इसको लेकर बैठ जाते। सिमिलरली एक हस्बैंड का सिर्फ अपने वालिदैन नहीं, अपनी बेगम के पूरे खानदान का एहतराम करना उस पर भी लाजिम है कि उनके वालिदैन का भी ख्याल रखे, उसके भाई बहन का कोई मसला हो, क्योंकि ये रिलेशन हो गया। अब उसका कोई मसला, इसका मसला। मैं आपको एक लफ्ज, हम देखें ना, हमने इसको शादी कह दिया, हमने ब्याह कह दिया, वेडिंग।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान और हदीस के अंदर निकाह लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मैं यही आपको समझाऊंगा, बात खत्म हो। निकाह का मतलब पता है क्या है? अरबी के अंदर जब नींद अपनी पलकों पर आ जाए ना और आंखें जम हो जाए, बंद हो जाए, इसको निकाह कहते हैं। बारिश का पहला कतरा जमीन पर गिरे, कतरा और जमीन आपस में जज्ब हो जाए, इसको लफ्ज़ निकाह कहते हैं। पेड़ से शाख निकले, शाख से पत्ता निकले, इसको लफ्ज़ निकाह। मतलब क्या है? जब औरत और मर्द का गम एक हो जाए, खुशी एक हो जाए, उनकी सोच, आइडियोलॉजी, सब चीजें एक हो जाएं और फैमिलीज भी एक हो जाए, उसको लफ्ज निकाह कहते हैं। इस्लाम ने इसको निकाह कहा है। जरूरी नहीं है कि जब मियाँ टाइम नहीं दे सके, बेगम टाइम दे दे उनके वालिदैन को। जब यहाँ से कोई मसला हो तो यहाँ हस्बैंड, दिस इज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ये जिंदगी इसी तरह चलती है। लेकिन अगर अपने मियाँ ज्यादा लागू करे बेगम पे तो वो गलत है। नहीं, बिल्कुल हस्बैंड का सबसे बदरजे औला उसका हक बनता है कि वो अपने वालिदैन की खिदमत को। याद रखिए, ये अंडरस्टूड बात है आप इसको, कि द मोर द हस्बैंड विल टेक पार्ट इन इट, तो वाइफ खुद ब खुद लेगी। अगर हस्बैंड ही नहीं टेक पार्ट लेगा तो वो ना बच्चे लेंगे ना उसकी वाइफ लेगी। तो सुपीरियरिटी और दोनों तरफ इक्वल ही, बिल्कुल दोनों तरफ इक्वल। ऐसे अच्छा, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये सारी हुकूक बात की गुफ्तगू जो होती है, बिकॉज उसमें हर किसी रिलेशनशिप को बहुत क्लियर कट बताया गया है। और अगर सब अपने हुकूक जो है उनकी अदायगी को समझें, और जिस तरह से आपने कहा कि माँ बाप का दर्जा तो है ही, लेकिन अपने बड़ों का आपने एहतराम करना है। और एहतराम भी इस सिलसिले में कि अगर वो शरई तौर पे कुछ गलत नहीं कर रहे तो उनकी बात मानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऊंची आवाज़ में ना बात करें, बदतमीज़ी ना करें, ये तो आपके इखलाक में आ जाती है ना बात। इसमें तो फिर आप ये कह भी नहीं सकते कि आप किसी मज़हब के साथ जुड़े हैं, ये तो इखलाकियात में आता है। लेकिन हमारे मज़हब ने बहुत क्लियर कट बताया। थैंक यू सो मच सारा, आप जब भी आते हैं ना बहुत अच्छा लगता है। और बहुत सारी चीजें जो हमारे जहन में होती है, एक तो रुला भी दिया आपने, उसके अलावा हमारे जो जहन में कुछ कंफ्यूजन होती है, मैं तो वो भी सवाल कर लेती हूँ जो मेरे जहन में होता है कि अच्छा इसमें क्या होता है। तो थैंक यू सो मच, बड़ा सीखते हैं हम आपसे। बस इसी के साथ साथ नाज़रीन लेते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। आप देख रहे हैं जहान रमज़ान, हम लोग यही मौजूद होंगे, आपसे इजाज़त है। लेकिन आप लोग कहीं मत जाएगा, आज 28वां रोज़ा है, तो बस थोड़ा सा ही हमारा साथ रह गया है, तो ये साथ जोड़े रखें। ब्रेक लेकर वापस आइए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं जहान रमज़ान 365 न्यूज़ पे। अब ईद का वक्त अन करीब है और दुख भी हो रहा है, इमोशनल भी हो रहे हैं हम सब, बहुत सारा जो हमारा टॉपिक है उसकी वजह से भी और वैसे भी। लेकिन अभी हम जाएंगे जो ऐसा शख्स है जिसकी वजह से हमारी शक्ल पे मुस्कुराहट आ जाती है, उसकी तरफ जाएंगे। ज़्यादा मंशा की शक्ल पे मुस्कुराहट आती है। सोबिया किचन में क्या पक रहा है और क्या सफाई हो रही है अभी? जो चिकनाहट आई हुई है मेरे बर्तनों पे, वो मैं उसका सफाया कर रही हूँ ज़रा, और मुझे लग रहा है कि बड़ा बेहतरीन सफाया हो रहा है। अच्छा, ये सोबिया जो है ना पानी का ख्याल रखते हुए हमेशा अपने बर्तन धोती है, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। थैंक यू। और अब आ जाते हैं हम यहाँ, मुझे लग रहा है रमज़ान का तो एंड होता जा रहा है। जो हमें टेंशन रहती थी ना रोज़े में क्या पकाएं, वो अब एंड है। अब ईद पे क्या पकाएं इसकी टेंशन। ये तो रमज़ान में भी आपने जो बनाया हुआ है, सजाया हुआ है, इसको तो हम आराम से इफ्तारी में भी रख सकते हैं। बिल्कुल। ये जो आज आप देख रहे हैं, आपको हर जगह मिठास की खुशबू आएगी। तो मैं ईद के लिए 2 स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। एक तो हमारा शीर खुरमा, जो हमारी रिवायत है कि हम बनाते ही बनाते हैं, बट शीर खुरमे में ये होता है कि कौन सुबह उठेगा और कौन इतनी लंबी प्रेप करेगा, तो मैं बड़ा झटपट वाला लेकर आई हूँ। और दूसरी चीज़ मैं बना रही हूँ फ्रूट ट्राइफल, वो भी बड़ा आसान होता है बनाने के लिए और सर्विंग के लिए भी। और फ्रूट ट्राइफल की मुझे ये बात अच्छी लगती है, बड़ा कलरफुल लगता है देखने में। तो मैं इसको हल्की फुल्की रेसिपी बताती चलूँ। शीर खुरमे के लिए मैंने मिल्क ले लिया, उसमें मैंने कंडेंस्ड मिल्क डाला, उसको अच्छे से हम पकाएंगे 15-20 मिनट्स के लिए। उसका रंग जो है वो पेल होना शुरू होगा कंडेंस मिल्क की वजह से। उसमें इलायची जाएगी, साबूदाना, सवैयाँ, बादाम, पिस्ता का पाउडर, किशमिश, खजूर, और एंड में हम डालेंगे इसमें हल्की सी केसर, और इसको अच्छे से पकाएंगे फॉर 30 मिनट्स और आपका शीर खुरमा रेडी हो जाएगा। क्या बात है, ये बहुत क्विक रेसिपी है। और यहाँ पे हम आ जाते हैं हमारे फ्रूट ट्राइफल पे। तो मैंने कस्टर्ड बना लिया, जिसमें मैंने मिल्क को बॉईल किया, 1 कप कस्टर्ड को डाइल्यूट करके डाला, शुगर नहीं, मैंने कंडेंस मिल्क डाली है इसमें भी। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से कुक करने के बाद एक बोल में निकालने के बाद 1 कप क्रीम डाला इसके अंदर, और मैंने इसमें मैंगो जूस डाला है फ्लेवर के लिए। Really? बिल्कुल। This is different. ये आपने अपना ट्विस्ट डाला है। बिल्कुल, मैंने कहा ये सिंपल हो जाएगा, मैं थोड़ा अपना फ्यूजन तो डालूंगी। अच्छा, फिर मैंने कस्टर्ड बनाने के बाद हम इसकी लेयरिंग करेंगे। पहले मैंने कस्टर्ड डाला, फिर मैंने अपना स्पंज केक, इसके बाद मैंने फ्रेश फ्रूट ले लिए और कॉकटेल ले लिया। कॉकटेल का जो सिरप होता है ना, उसके अंदर ही मैं अपने फ्रेश फ्रूट को मिक्स करूँगी
और सिरप के साथ ही डालूंगी ताकि जो स्पंज है वो ड्राई ना रहे, ये भी हमारा जो है सिरप सोक कर ले। इसके बाद हम इसमें डालेंगे हमारी क्रिस्टल जेली, टॉप करेंगे अगेन हम अपने कस्टर्ड से, और ऊपर मैं करूँगी अपनी टॉपिंग डालूंगी, विप क्रीम डालूंगी, कॉकटेल डालूंगी, और आपके 2 मीठे मुझे लगता है तैयार हैं। ओफ, ये मीठे मीठे से जो है मुझे थोड़ा सा ज़्यादतीज़ हो रहा है सुन के। ईद वाले दिन माफ़ है, मीठी मीठी बात नहीं, सबके लिए माफ़ है। हाँ, मेरा तो मेरा लाइफस्टाइल जो है वो बिना शुगर के है और मैं बहुत हैप्पी हूँ, लेकिन यहाँ पे एक बहुत स्वीट सी CEO मौजूद है, मतलब इट्स अडोरेबल टू कॉल हर CEO। अनम शाह यहाँ मौजूद है, CEO ऑफ Sachet Creations। क्योंकि अब ईद की शॉपिंग जो है अब ख़त्म ही होने जा रही है, और ये जो इनके ईद बॉक्सेस हैं जो इतने क्यूट है, प्लीज़ टेल अस समथिंग अबाउट योर ईद बॉक्सेस। Okay. First of all, Assalamu alaikum. Walaikum अस्सलाम। Okay. So we have some different boxes about Eid. ठीक है। अभी ईद पे हमारा कल्चर होता है, हमेशा से ऐसे होता है, जो कुछ लोगों की मंगनी हुई भी होती है तो उनके यहाँ ससुराल से ईद दी जा रही होती है, और डिफरेंट काइंड ऑफ लाइक हस्बैंड्स दे रहे होते हैं अपनी वाइफ्स को, या घर में बच्चों को भी ईद दी जाती है, तो उसके लिए बहुत सुन रहे हो होता तुम है। आमिर? हस्बैंड्स दे रहे होते हैं वाइफ को। जी, कैरी ऑन। हाँ, हमारे पास ज़्यादातर हस्बैंड्स ही ऑर्डर करते हैं जो अपनी वाइफ्स के लिए बना रहे होते हैं। सो वी हैव वन कस्टमाइज बॉक्स देयर फॉर बेगम आपकी ईदी, उस पे कौन सा, ये वाला? कस्टमाइज है। यस, ये वाला दैट। नजर आ रहा है? कौन सा कैमरा मुझ पे आ सकता है? इसको आप दिस इज करें बंद। वेरी स्वीट। अच्छा, इसको बंद भी कर दूं मैं? Yes. ये कितना क्यूट है। अच्छा, मैं इसको ना बंद तमीज से बेगम करना चाहती आपकी ईदी है। हूं। बेगम कभी कभार खुद भी ले सकती हैं अपने लिए, कोई मसला नहीं। अगर उनके हस्बैंड जो हैं वो नहीं देना चाह रहे तो ये आप खुद भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एंड इट्स नॉट जस्ट बेगम एंड हस्बैंड, आई कैन टोटली गिव आप बहन को भी दे सकते हैं, मंशा को भी दे Yes, you सकती can हूँ, give to your सोबिया को भी दे sisters, सकती हूँ। friends, besties। हाँ। तो ये हमारे पास डिफरेंट होती है, इसमें जो लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज करवाते हैं, जो भी चीज़ें वो अपने प्यारों के लिए रखवाना चाहते हैं, या कोई अपने फादर के लिए या मदर के लिए या जिसके लिए भी, तो उस हिसाब से हैं। बेसिकली ज़्यादातर हमारे पास जो होती हैं वो बैंगल्स, जो ईद के हिसाब से चूड़ियाँ, मेहंदी, इयररिंग्स वगैरह, इस तरह की स्टफ ज़्यादातर बास्केट्स में बनता है। तो ये कल्चर भी है और अच्छा भी लगता है, एक लाइक हम ईद को सेलिब्रेट करने के लिए जब गिफ्ट्स देते हैं तो बहुत मुझे ईद की वैसे भी कोई चीज़ अगर मेरे घर पे आती है तो मैं बड़ी खुश होती हूँ। आई लव रिसीविंग एनीथिंग। अभी Same. हाँ, तो हाँ, गिफ्ट्स बड़े अच्छे लगते अच्छा, हैं। मुझे जो सवाल पूछना है ना वो ये पूछना है कि ये जो सारी चीज़ें आपने बनाई है, दिस इज एवरीथिंग इज दस्तयाब एट योर स्टोर, तो आप Yes. चूज करके उसको बास्केट में डलवा सकते हैं? ऑफ कोर्स हमारे पास सारी चीज़ें मौजूद भी हैं, और अगर आप कस्टमाइज़ करवाना चाहें, लाइक आपने खुद बाय कर लिया किसी ब्रांड से या कहीं से अपनी चॉइसेस, तो आप पैकिंग कर देंगे? तो हम पैकेजिंग भी करके देते हैं आपको, रैपिंग्स भी, और इसके अलावा ये सब चीज़ें आप हमारे स्टोर से भी बाय कर सकते हैं। वेरी नाइस। और आपका स्टोर जो है कहाँ मौजूद? सॉरी मंशा। हाँ, सॉरी, मेरा स्टोर ऑनलाइन स्टोर है, अभी उसकी कोई आउटलेट्स वगैरह नहीं है, बट यू कैन ऑनलाइन ऑर्डर फ्रॉम माय बेस्ट। पेज। हाँ, सबसे आसान किसी के पास टाइम ही नहीं है, जैसे हम लोग हैं, हम लोग मुस्तकिल यहीं बिजी हैं, हम नाज़रीन ऑनलाइन आपके ही साथ। शॉपिंग करते हैं। मैं तो ऑनलाइन ही करती हूँ, मेरी मैं भी। बहुत कम जाती हूँ कभी किसी दुकान पे। अच्छा, ये साशा क्रिएशंस कितना पुराना है और हाउ डिड यू कम अप विद द आइडिया? ओके, इट्स बीन 4 years। कोविड में जब कोविड था उस दौरान जब हम सब घर में थे तो मैं बहुत ज़्यादा फ्री थी, तो मुझे लगा कि यार अब क्या करूं, लाइक कुछ था नहीं करने को, यूनिवर्सिटीज़ बंद, सब कुछ ऑनलाइन हो गया था। तो मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे आइडिया दिया, बिकॉज आई वाज लाइक, मैं शुरू से बचपन से बहुत आर्ट में इंटरेस्टेड, और मैंने वैसे भी आर्ट से ही अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, तो मुझे हमेशा कलर्स और हैंडमेड चीज़ों का बहुत शौक था, जो मैं बनाती भी थी अपने फ्रेंड्स के लिए, सबको गिफ्ट्स करती थी। तो मेरी फ्रेंड्स ने मुझे कहा कि जब आप ये करती हो तो आप इसको एज अ बिज़नेस लो, इसको इस तरह परस्यू करो। देन आई थॉट कि मुझे स्टार्ट करना चाहिए, और मेरे फ्रेंड्स ने ही मुझे बहुत मोटिवेट और किया। शुरुआत किससे हुई थी? शुरुआत में मैंने बॉक्सेस बनाए थे, चॉकलेट बॉक्सेस, जो एक एक्सप्लोजन बॉक्सेस होते हैं, लेयर्स वाइज खुलते हैं, अरे वहाँ से स्टार्ट किया सो था। कूल। डू यू स्टिल मेक दैट? यस, मुझे चाहिए मंशा। हाँ, अच्छा, जो हमारा गेस्ट होता है ना, जाले कहती है बस नहीं, मुझे दिलवा दो। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, बस मैंने देखो, ये मेरी चीज़ शादी लेनी को ना है। बहुत टाइम हो गया है मंशा, सो अब वो मैं कितनी डिमांड्स करूं मुझे पता है, तो मैं अपनी फीमेल फ्रेंड्स जो हैं उन्हीं को मैं कह सकती हूँ। अच्छा, माशाल्लाह से जाले के घर पे ठीक ठाक सामान वैसे ही मौजूद है। आई हैव वेरी नाइस पीपल एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई लव कंफ्यूज हो गिविंग जाती हूँ कि मैं जाले को सालगिरह पे क्या दूंगा। बट आई माशाल्लाह लव से गिविंग she has- गिफ्ट्स। हाँ, मुझे yes. एक्चुअली इन चीज़ों का खुद भी शौक है। सो मैं भी आर्ट से ही मेरा ताल्लुक है, और हम लोग बचपन से हमारे घर में ये कल्चर रहा है कि हम लोग खुद बनाते थे गिफ्ट्स। पहले तो हम लोग बनाते थे, मेरी बहन और मैं, रुमाल के ऊपर कढ़ाइयाँ करके साइड पे cute, हाँ। नाम कढ़ाई करके वो थैली में रैप करके वो देते थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने कार्ड्स बनाना शुरू किया। माई डॉटर ऑल्सो डज दिस, वो भी इस तरह हैंडमेड कार्ड्स होते हैं। सो ये बड़ी अच्छी रिवायत है जो आपने साथ रखी है, और हैंडमेड
हैंडमेड की बात ही अलग होती है। हैंडमेड की बिल्कुल बात अलग होती तो है। ये जिस तरह के ये कस्टमाइज हुए हुए हैं, लाइक वो फॉर इंस्टेंस वो जो रखा हुआ है जिसमें जूते भी हैं, दैट इज सो क्यूट। हाँ, इसमें जूते भी हैं, तो ऑब्वियसली यू कैन ऐड इन व्हाटएवर यू फील लाइक इन इट। आपको जो भी एडिट कराना हो, लाइक ड्रेसेस, लाइक बैंगल्स, गजरे, मेहंदी, एनीथिंग, वो आपकी चॉइसेस के अकॉर्डिंग हो जाता है। ठीक है। अच्छा, मुझे डिलीवरी टाइम का मालूम करना है, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लाइक मेरे में बिल्कुल पेशेंस नहीं है और हम कुछ कर नहीं सकते कि हम लोग जाके शॉपिंग करते हैं तो फौरन आपको चीज़ मिल जाती है। और ऑनलाइन में ये होता है कि ऑब्वियसली देयर इज अ टाइम लिमिट। सो यू आर बेस्ड इन कराची? यस, आई बेस्ड इन कराची, बट इसमें हम आपको एक फैसिलिटी दे सकते हैं जो भी लोग ऑर्डर करते हैं। अगर आप कस्टमाइज चीज़ों की तरफ जाते हैं, लाइक अगर आप खुद दे रहे हैं, सामान प्रोवाइड करते हैं, तो आपको सेम डे डिलीवरी भी अवेलेबल होती है। वेरी नाइस। सेम डे डिलीवरी? यस, सेम डे डिलीवरी भी अवेलेबल है। और अगर आप हमसे चूज़ कर रहे हैं चीज़ें और अगर हमारे पास उस वक्त अवेलेबल हैं तो भी हम सेम डे कर सकते हैं, अदरवाइज एक दिन का टाइम हम लेते हैं। पर ये तो बहुत ही फास्ट है। हाँ, दिस इज वेरी फास्ट। कौन सी सर्विस है आपकी ये डिलीवरी वाली? तो बहुत ही कोई कराची जबरदस्त। में तो बहुत इजी हो गया डिलीवर करना, बिकॉज़ देयर आर मल्टीपल कंपनीज जो डिलीवर इजीली करते उसके हैं। बावजूद लोग बड़ा टाइम लेते हैं। हाँ, ईद पे तो लोग बहुत टाइम लेते हैं। बहुत लंबा प्रोसीजर होता है जो डिफरेंट कंपनीज के थ्रू होता है, मगर अब कराची में अगर हम सिर्फ कर रहे हैं तो वो काफ़ी इजी हो जाता है। अगर मैं आउट ऑफ सिटीज़ करूँ तो फिर थोड़ा टाइम लगता है। टेकन होगा। हाँ। अच्छा, हाँ जी बताइए। अच्छा, साशी क्रिएशंस, हाउ लॉन्ग हैज इट बीन फंक्शनल? ये मतलब कब से कर रही हैं? 4 years। माशाल्लाह से 4 years। और आप खुद कर रही हैं पूरा, आपकी टीम है या दोस्त हैं? इसमें मेरे साथ लोग हैं, डिफरेंट वेंडर्स हैं जिनसे मैं काम करवाती भी हूँ, खुद भी करती हूँ। बेसिकली इतना टाइम तो हम एक बिजनेस को सिर्फ नहीं दे सकते, इसके अलावा भी बहुत कुछ मैं कर रही होती हूँ। अच्छा, बताएं। हाँ, ओके। सो बेसिकली आई एम अ फैशन डिजाइनर। वेरी नाइस। तो उसमें करती हूँ, आई हैव अ क्लोथिंग ब्रांड एज वेल फॉर प्लस साइज पीपल। वेरी नाइस। ओके, प्लीज टेल अस द नेम। कर्वी स्टिच। कर्वी स्टिच, सो क्यूट। अच्छा, उसी दिन मेरे सामने कोई ये गुफ्तगू हो रही थी दो खवातीन के बीच में, और वो यही बात कर रहे थे। उन्होंने एक और ब्रांड का नाम लिया कि वहाँ पे ट्रू बॉडी और प्लस साइज आउटफिट्स मिलते हैं, और पर और बहुत सारे नहीं है। तो प्लीज आप बताएं, क्योंकि बहुत मार्केट है इसके लिए। एज आई एम द हेल्दी पर्सन और मैं खुद भी चबी हूँ, तो जब भी मैं साइजेस के लिए जाती थी। You're adorable, by the way, I must say. You're absolutely adorable. It's so sweet looking and talking to you. हाँ जी, Thank you so much. Thank you. So basically whenever I go to brands, तो I can't find my sizes. अगर मुझे कोई आर्टिकल पसंद आ रहा होता है तो उसमें मेरा साइज नहीं होता, और जिसमें साइज होता है वो मुझे पसंद नहीं आ रहा होता, तो बहुत मुश्किल होता है। और अक्सर ऐसा होता है जब हम टेलर्स के पास अपना डिज़ाइन लेकर जाते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशंस कुछ और होती हैं और टेलर जो बनाता है वो कुछ और होता है। तो बहुत कम आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक आपको चीज़ मिल रही होती है। तो ये है। और ये जब मैंने अपनी सराउंडिंग में भी देखा कि बहुत सारी प्लस साइज वुमेन्स के साथ सेम प्रॉब्लम है, उनको साइजेस नहीं मिलते, जिसकी वजह से वो उस तरह फैशन को कैरी नहीं कर पाती। Absolutely, and everyone has the right. Yes. हाँ, ये जैसे सोचा जाता है कि जैसे उनको उस तरीके से उनकी नीड्स नहीं कैटर की जाती कि वो भी फैशन करें। बिल्कुल, जो पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं मैक्सिमम एक्सेल पे काम करते हैं, इससे ज़्यादा डबल एक्सेल, ट्रिपल एक्सेल या 4 एक्सेल पे बिल्कुल काम नहीं करते, पाकिस्तानी ब्रांड स्पेशली। जी जी जी। तो बहुत कम ब्रांड्स जो इसमें काम कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि इसमें मार्केट भी है, ऑडियंस भी है हमारे पास, और इसमें हम अच्छे लोगों को टारगेट कर सकते हैं जिनको ज़रूरत है इकोनॉमिकल प्राइसेस में। सो आई डिसाइडेड कि मुझे ईस्टर्न वेयर, इट्स ईस्टर्न वेयर या वेस्टर्न वेयर, दोनों है। वेरी नाइस। और कैसा चल रहा है आपका ये बिजनेस? अच्छा चल रहा है बहुत। इट्स बीन 1 year। आई स्टार्टेड लास्ट ईयर, रमज़ान में ही मैंने स्टार्ट किया था उसको जी। तो काफ़ी अच्छा है। अभी इंशाल्लाह फ्यूचर में मेरी कोशिश है कि अपनी एक छोटी आउटलेट स्टार्ट करूं। अरे वेरी नाइस, आपके लिए बहुत सारी दुआएं। मुझे जो ये सवाल पूछना था कि मैं सिर्फ, मुझे बहुत शौक है तोहफे देने का एक्चुअली, ठीक है, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। ये नहीं कि मुझे वो वापस चाहिए होते हैं तोहफे, मुझे वैसे ही देने का शौक है, रैपिंग करके सब कुछ। और सिर्फ ईद के ईद नहीं होती, अब तो जानने वाले इतने होते हैं जिनमें उनकी बर्थडेज भी होती हैं, जैसे कोई ना कोई एंगेजमेंट सेरेमनी है या हाउस वार्मिंग है, अभी शिफ्ट हुई है एक नए घर में, तो मैं यही तो उसके लिए दिस सर्विस इज अवेलेबल ऑल ईयर राउंड। यस, बेसिकली ईदी बास्केट्स तो अभी हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज तो हमें ईद के लिए करना है, लेकिन नॉर्मल डेज में लाइक कुछ लोग होते हैं जो सरप्राइजेस लोगों को देना चाहते हैं, लाइक अपने लव वंस को भिजवा रहे हैं, 12 बजे विश करना चाह रहे हैं, तो हम 12 बजे भी डिलीवरीज करवाते हैं। और कस्टमाइज जो भी ऑर्डर्स हैं, लाइक केक्स, लाइक बुकेज, जो भी चीज़ें होती हैं गिफ्ट्स की, हमारे पास सब हैं। नोट लाइक बास्केट्स नहीं, सिर्फ सारी चीज़ें जो गिफ्ट्स में आती हैं, बुके, नोट्स वाले, जो अभी ईदी वाले बुकेज भी इन हैं वो भी हैं। मंशा को वो चाहिए। हाँ, मुझे मैंने ईद के कार्ड्स लिए थे, ईद के एनवलप डाले, अब वो मुझे मिल ही नहीं रहे।
मैंने ईद के एनवेलप्स लिए थे ईदी के, और वो मुझे नहीं मिल रहे और मैं बड़ी परेशान हूँ। लेकिन अब ट्रैकर लेने चाहिए, हर चीज़ के अंदर छोटे छोटे ट्रैकर लगा के मैं खरीद के, अच्छा ये मेरा एक मसला है कि जब मैं जाले की तरह ऑर्गेनाइज होकर एक चीज़ पहले से लेती हूँ ना, तो जब वो वक्त करीब आता है तो वो चीज़ मिलती ही नहीं है। तो ये भी तो देखो मसला है ना। कोई इशू नहीं है, हर कोई डिफरेंट होता है, हर किसी के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। ऐसा हमेशा अक्सर और इसी ऐसे ही लोगों के लिए आप जैसे लोग मौजूद हैं जो एन वक्त पे बस डिलीवरी कर दे, हमारे घर डिलीवरी कर दे, रैप कर दे, प्रॉपर चीज हो जाए। दिस इज फैंटास्टिक। सो ये आइडिया आपके बचपन से, आप जैसे मैंने कहा, मुझे बचपन से जो है वो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का भी शौक था और चीजें देने का मुझे बड़ा मजा आता है कि मैं किसी को दूं और फिर उसकी शक्ल देखूं, कैसा एक्सप्रेशन आ रहा है, क्या बहुत मैटर करते हैं। सबसे ज्यादा यही है। हाँ, मुझे होता है मेरे सामने खोले, मेरे सामने खोले। हाँ, आई डोंट केयर, मैं तो किसी को गिफ्ट दे के ये नहीं बोल सकती बाद में देखना। आई डोंट नो ऐसे कौन से लोग होते हैं ना, मैं खुद ये कर सकती हूँ। अगर आपने मुझे गिफ्ट दिया और आपने मुझे ये सोचा है कि मैं बाद में खोलूंगी, नहीं, उसी के वक्त। सो मुझे ये बताइए कि ये चीज़ आपके जहन में कैसे आई? वाज समवन इंक्लाइंड इन योर हाउस, इस तरह का आपका था घर में तोहफे तोहफे देने का? शुरू से ही स्कूल गोइंग जब थी तभी मुझे ड्राइंग कलर्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो तब से ही मैं सब कुछ करती थी, अपने फ्रेंड्स को बना कर ये चीज़ें देती थी। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि मुझे आदत थी हमेशा गिफ्टिंग करने की। मुझे बहुत पसंद है कि मैं रैपिंग्स करूँ, डिफरेंट न्यू क्राफ्ट्स ट्राई करती थी DIY देख कर। तो मैंने बहुत उसमें टाइम इन्वेस्ट किया। तो जब मुझे लगा कि यार इसमें पोटेंशियल है और मार्केट है, अब है मार्केट। अब बहुत ज़्यादा लोग, जब हमने स्टार्ट किया था तब इतने लोग नहीं थे इसमें, लेकिन अब बहुत ज़्यादा वास्ट एक मार्केट है। तो अच्छा है अगर आप ओकेजनली भी कोई चीज़ कर रहे हैं और एज अ फीमेल अगर आप अपने आप को खुद इंडिपेंडेंटली सपोर्ट कर सकते हैं तो इसमें कोई बहुत ज़रूरी बात है। जी जी। तो ये बहुत एक अच्छा वेंचर है, आप घर से कर सकते हैं। आपको इसमें कोई इस तरह नहीं है कि आपको कहीं जाके 9 to 5 टाइम देना पड़ रहा है या कुछ। आप अपने घर से इसको ऑपरेट कर सकते हैं और लड़कियों के लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो जो भी काम में महारत रखें, जो उनकी स्किल्स हैं, तो वो ये अच्छे आइडियाज हैं, है ना। स्किल्स इम्पार्ट करना बहुत अच्छी बात है और बहुत जरूरी है। जी जी, थैंक यू। मैं जो है ना वो देखना भी चाहती हूँ। आई वांट टू, आई विल शो दिस टू यू आल्सो। मैं नाज़रीन आपको भी दिखाना चाहती हूँ। मुझे ना बहुत इट्स एन आर्ट फॉर्म, आई टेल यू। पता है दुनिया भर में रैपिंग जो है वो एक आर्ट फॉर्म की तरह होती है। बल्कि एक पता नहीं शॉप का मैं नाम ले सकती हूँ, बहुत बड़ी नट्स की शॉप है जो कि खटा मार्केट में है, जिसकी जो रैपिंग ही है वो मैं तो खड़े होके उनकी रैपिंग की पूरी वीडियो बनाती हूँ। तो वो कैसे करते हैं, बिकॉज इट्स एन आर्ट फॉर्म। दुनिया भर में जो ना पेपर वर्क जो है वो जैसे ऑरिगेमी है, जिससे लोग जो है वो एनिमल्स वगैरह सब बनाते हैं, इसी तरह से जो रैपिंग भी कर रहे होते हैं उसमें भी जो है वो फुल एक आर्ट फॉर्म होता है जिसको एक्सप्लोर, जो हर बंदा नहीं कर सकता और मैं उनमें से हूँ जो नहीं कर सकता। नहीं, तुम कर सकते हो, तुम करना नहीं चाहती। नहीं, अरे तुम उन लोगों में से हो जो करना नहीं चाहती। अच्छा, बिल्कुल, हाँ, ऐसा ही है। जाले कुछ लोग होते हैं लेजी। नहीं, हाँ ठीक है, ये भी हो सकता है कि लेजीनेस भी हो सकता है, कर सकते हैं। बट हाँ, अगर बहुत ज्यादा वक्त निकालूं और बहुत ज्यादा मेहनत करूं तो बिल्कुल मैं कर सकती हूँ। लेकिन जब ऐसे लोग मौजूद हों जो कि आपको इतनी आसानी, वो कह रही है मेरा बिजनेस क्यों खा रही है? मैं नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर कर भी सकते हैं ना आप, तो आपके पास टाइम निकालना होता है। और कुछ लोगों का स्किल होता है वो जितना अच्छा कर सकते हैं उसके लिए आपको फिर बहुत ज्यादा टाइम निकाल के खुद सीखना पड़ता है। चीज़ों में होता ही है कि जब हम किसी को कोई चीज़ अपने हाथ से बनाकर या कस्टमाइज चीज़ देते हैं तो उसमें हमारी पूरी एक ना इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाता है। तो जब वो हम दूसरे को देते हैं तो वो हमारा पूरा एक टाइम उसमें कंज्यूम होता है, तो वो एक स्पेशल होता है। अब वो हम जो चीज़ बाय करके दे रहे होते हैं उससे बहुत डिफरेंट होता है जब हम किसी चीज़ में इन्वॉल्व होकर दूसरों को गिफ्ट करते हैं। अच्छा, आपकी उम्र थोड़ी छोटी है, आप कम उम्र है, तो आपके अम्मी अब्बू ने आपको सपोर्ट किया इस बिजनेस में? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। हमारा आज का मौजू भी एक्चुअली वालिदैन के हवाले से है, तो इसलिए मैं आपसे पूछना चाहूँगी। बाबा इज नो मोर राइट नाउ, सो लेकिन अब उनको मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। हम तीनों के बाबा जो है ना ऊपर हमें देख के भी यही बात थी। सो बस बाबा तो नहीं है, लेकिन जब वो थे उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा हर चीज़ में। लाइक आई ट्रैवल अलोन, सोलो ट्रिप्स पे हमेशा उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि आप ये नहीं कर सकते, कोई रोकथाम नहीं की, कभी नहीं। जब भी तो कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा है, वो जब भी मैंने कहा मुझे ये करना है, उन्होंने कहा गो अहेड। मेरे मामा बाबा दोनों बहुत सपोर्टिव, मामा तो अभी भी बहुत सपोर्टिव है हर चीज़ में। मतलब जो भी मैं कहूँ कि मुझे ये चीज़ ट्राई करनी है, कभी मेरे पेरेंट्स ने कहा कि नहीं आप नहीं करो। आई थिंक जब आपके पेरेंट्स आपको वो कॉन्फिडेंस देते हैं ना, तो फिर वो आपकी पर्सनैलिटी में भी नज़र आता है और आप फिर चीज़ें ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर आपको घर से पेरेंट्स से वो कॉन्फिडेंस ना मिले जो आपको चाहिए, तो शायद फिर आप कहीं ना कहीं
थोड़ा सा अपने आप को वीक फील कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं, दैट इज व्हाई आई एम समथिंग टुडे। अगर मैं कुछ भी हूँ लाइक 1% भी बिकॉज ऑफ माय पेरेंट्स। नो एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच अनम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और इसी के साथ, इसी अच्छी सी बात के साथ हम लोग लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। आप इनके बिजनेसेस को जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा क्योंकि ईद बस 2 दिन में है, 2 दिन में, एक दिन में, यू नेवर नो। जी जी ऐसा ही है। हम लेते हैं छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देख रहे हैं हमारे साथ जहान रमजान 365 न्यूज़ पर, तो कहीं मत जाइए। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं जहान रमज़ान और भरपूर शो जा रहा है हमारा। इसमें हमारे पास लीगल एडवाइज़र भी थे, हमारे पास मुफ्ती साहब भी थे, हमारे पास एक बहुत क्यूट सी बच्ची भी आई जिसने हमें अपने बिज़नेस के बारे में बताया और माँ बाप के हुकूक के हवाले से अनगिनत गुफ्तगू हुई। लेकिन अभी एक और गेस्ट हमारे सेट पे मौजूद हैं जिनसे गुफ्तगू शुरू होगी। जी जी बिल्कुल, आयशा हैं हमारे साथ, आयशा अदील, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच, मुझे इनवाइट करने का बहुत शुक्रिया। और दोनों लड़कियां वेरी प्रीटी माशाल्लाह। मैं सेम गोज़ टू यू। तीनों चारों लड़कियां इस सेट पे जो है ना वो सब बहुत अच्छी लग रही हैं, खूबसूरत हैं। अगर हम खुद ही कह सकेंगे क्यों नहीं कहना चाहिए, कहना हम बोलेंगे तो लोग सोचेंगे सोचेंगे सोचेंगे। अच्छा, जो हमारा आज का मौजू है वो माँ बाप को लेके है, तो आप जरा अपने बारे में बताएं। व्हाट इज योर रिलेशनशिप लाइक विद योर पेरेंट्स, लाइक कैसा गुजरा है? एंड यू आर आल्सो अ पेरेंट, और बच्चों के साथ कैसा रिलेशनशिप? हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। इस हवाले से मैं कहूँगी कि बहुत फ़र्क आ गया है। जैसे कि आपने बताया कि जनरेशन Z जो हो गया है, वो अब बच्चे जो है वो उनका सारा फोकस जो है ना वो होता है कि उनका पढ़ाई, सही है, रिलेशनशिप्स इतना नहीं है, उनका फोकस ज़्यादा है कि वो क्या बनेंगे, उनका क्या अर्निंग होगी, उन्होंने फैमिलीज़ कैसे बनानी है। मतलब बड़ी छोटी उम्र से ही ना बच्चों को प्रैक्टिकल लाइफ में आना पड़ रहा है। इसमें एक तरीके से मैं ये भी कहूँगी कि हमारे यहाँ इतने चैलेंजेस हो गए हैं, इतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं चीज़ों की। पहले तो थोड़ी बहुत पढ़ाई हो जाती थी, अब तो इतना चैलेंज है। और मैं सोचती हूँ कि इतना भी नहीं होना चाहिए। इससे क्या हो गया है कि रिश्तों में बड़ी दूरी आ गई है। बच्चे सिर्फ सुबह उठते हैं, पढ़ाई करने जाते हैं, शाम में उठते हैं, पढ़ाई करने जाते हैं, सोते हैं, सुबह कोई टाइम ही नहीं है बच्चों के पास। तो इससे भी फ़र्क पड़ता है क्योंकि बच्चे पेरेंट्स के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर रहे हैं। टाइम स्पेंड नहीं कर रहे तो बॉन्डिंग नहीं हो रही है। तो ये भी बड़ा कोशिश करती हूँ मैं अपने बच्चों के साथ। मोटिवेशनल स्पीकर हैं आप, तो उनको मोटिवेशन नहीं देती कि आओ टाइम स्पेंड करोगे? नहीं, मैं अच्छा बच्चे अच्छे हैं मेरे, मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन उनके पास वाकई टाइम नहीं है। और ये सारा जो इसमें काफ़ी ज़्यादा 70% कसूर है वो ये कि पढ़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हावी कर दी गई हैं बच्चों पे। एकेडमिकली जो है उन पे बहुत बोझ आ गया है। पहले ज़माने में ऐसा नहीं था, लोग डॉक्टर इंजीनियर बनते थे, लेकिन मैंने देखा वो और भी एक्टिविटीज़ करते थे, फैमिली के साथ शादियों में भी जाते थे, आउटडोर एक्टिविटीज़ भी करते थे, घूमते फिरते भी थे। अब तो इन लोगों की दोस्तियाँ भी पता है कितनी है, टाइम देख के दोस्तों से मिलते हैं कि 10 से 11 तुम आ जाओ तो हम ये खाने चले जाएंगे, ऐसे टाइमिंग्स हैं। तो रोबोटिक्स से तो बेचारे बच्चे हो गए आजकल। और उसी के साथ साथ फिर जो है क्योंकि वो इतना कंपटीशन है तो उनको ये होता है कि हम पीछे ना रह जाएं कहीं। लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि बहन भाई भी आपस में इतने नहीं जुड़ पाते। एक अमेरिका चला जाता है, एक ऑस्ट्रेलिया चला जाता है, साथ में बैठने का कोई मेरे ख्याल में 3-4 साल में एक दफ़ा ऐसा होता है। लेकिन हमारे जो घर के लोग थे, हम लोग मैंने पर्सनली शादी के बाद काफ़ी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आई कि बाहर सेटल हो जाए। लेकिन मैं एक बेटी थी अपनी अम्मी की ना, और एक भाई था। तो मुझे पता था कि मैं उनसे पूछना भी नहीं चाहती थी, मुझे पता था वो बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि अब्बू हैं, उनको पता है मैं इतनी देर का ट्रैवल करके अपनी बेटी के घर आ जाऊँगा। जब मेरा अम्मी अक्सर दोपहर में आ जाया करती थी, अब उनकी डेथ हो गई है। तो मुझे पता था कि अगर मैंने ये बता दिया और अब्बू ने ये सोचा कि अब मैं इतना सा ट्रैवल करके इसके घर नहीं जा पाऊँगा, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसे कैसे मैं कैसे बोलूँगी कि मैं जा रही हूँ। फिर वो क्या किसके घर जाएंगे वो, जस्ट लाइक इस बात का तसव्वुर नहीं कर सकती थी मैं कि वो उनको वो दुख दूँ मैं जी, कि उनको ये हो कि मेरी बेटी चली जाएगी, वो क्या करेंगे। एनीवे तो बात है कि अभी भी यही सिलसिला चल रहा है। और मेरी ज़िंदगी में मैं ये सोचती हूँ और सोचती रही कि जब तक पेरेंट्स जिंदा है ना, उनको दुख नहीं दें, उसके बाद भी बहुत लंबी ज़िंदगी होती है, फिर जो दिल चाहे करें। लेकिन पेरेंट्स के साथ जो है ना,
वो रहना बिल्कुल, पड़ता है। एक आपका जो एक रिलेशनशिप जो सबसे पहला होता है ना बच्चे का, वो रिलेशनशिप होता ही पेरेंट्स के साथ है, तो उसका तो नेमल बदल कोई है नहीं। बिल्कुल। जहाँ आपने बात की टीनेज बच्चों की या बच्चों की, जब बच्चों के हवाले से, आई थिंक बच्चों को रेस करने में बहुत बड़ा हाथ, मुझे जिस तरीके से वो आगे इम्पोर्टेंस देते हैं, चीज़ों को प्रायोरिटाइज करते हैं, उसमें बहुत बड़ा हाथ पेरेंट्स का होता है। और मेरी बेटी भी जो है अभी ओ लेवल्स उसका कंप्लीट होने वाला है माशाल्लाह से, शी इज गोइंग टू गेट इनटू ए लेवल्स। और ओ लेवल्स ए लेवल्स में वैसे ही ऐसा बोझ होता है, ओह माय गॉड आपको मार्क्स ये लेकर आने। बट मैंने ये घर में रखा हुआ है और मेरा ये तरीका है उससे उसके साथ इस चीज़ को डील करने का कि हमें कभी एकेडमिकली प्रेशर नहीं मिला। और मैं भी टॉपर नहीं हूँ, मेरी बहन भी टॉपर रही है, और मंशा भी माशाल्लाह टॉपर रही है, ये भी फुल ब्राइट से जो है बाद में जाके जाले तो बात की बात बचपन में तो बहुत ही बकवास थी मैं पढ़ाई में। कौन टॉप करता है बचपन में? क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड। मेरी बहनें बचपन से ही टॉप कर रही थी, मैं तो बहुत आगे जाके मैंने पढ़ाई अंडर सेलिंग हरसेल्फ। ओके, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पे कहीं बाहर जाना, इट्स नॉट अ स्मॉल डील। सो आप जब बच्चों को एक लीवे देते हो लेवल, हम लोग की एकेडमिकली वैसे ही ना टीचर्स बोल रहे होते हैं ये वो फलाना। मैंने घर में उसके साथ अनाया के साथ हमेशा से ये रखा है कि आई डोंट केयर तुम्हारे मार्क्स क्या आएंगे, सही, आई डोंट केयर। तुम स्कूल जाती हो इंफॉर्मेशन लेने के लिए, हुनर सीखने के लिए, दुनिया से कैसे मिलते हैं, उठते बैठते हैं, लोगों के साथ रिश्ते नाते कैसे होते हैं, बिकॉज दिस इज व्हाट यू लर्न, सोशल स्किल्स व्हेन यू गो टू स्कूल। सो ये सीख कर आओ, बाकी मार्क्स तुम्हारे अच्छे आने नहीं आने वो तो इससे पता चलेगा कि तुम कितना सीख कर आई हो। सो शी इज़ रिलैक्स। और फिर मेरा उससे कम्युनिकेशन रहता ही है, हालांकि मैं एक वर्किंग पेरेंट हूँ और हमारे जिस प्रोफेशन से हमारा ताल्लुक है 12-14 घंटे तो रोज़ाना के कहीं नहीं जाते। बट एक टाइम आपने मुतय्यन करना है, फैमिली टाइम होता है। जैसे आज जो है वो मेरी बेटी की छुट्टी थी, मेरी अम्मा हमारे साथ होती हैं, आज वो अपने घर पे मेरी बहन के घर पे थी, तो मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी अकेले थे। तो मुझे पल पल की खबर दी है कि आज हमने अभी खाना खाया, अभी वो बाहर जाएगी, अभी वो वापस आएगी। बट वो कॉन्शियस डिसीजन था कि ये हमने साथ करना है। और जब मैं नहीं होती घर पे, मैं ट्रैवल कर रही होती हूँ तो आमिर नहीं करता, और अगर आमिर ट्रैवल कर रहा होता तो मैं नहीं करती। आई थिंक इट्स आल्सो बिकॉज बेटी है ना, सब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बेटियां जो है ना, हाँ बेटे जो है वो जरा ज्यादा वो अपने एम्बिशियस बहुत है आजकल के बच्चे, आपको पता है? जी जी, आपके 2 बेटे हैं ना? हाँ, अभी मेरा बेटा अब एक यूनिवर्सिटी में है, उसका 3rd ईयर शुरू होगा, और जो छोटा वाला है वो A लेवल्स में भी आया है। तो जो बड़ा वाला है वो काफ़ी बचपन से एम्बिशियस था, और उसको लगा, उसने सब देखा भाई कि उसको कौन सी कंट्री जाना है, कौन सी डिग्री लेनी है, और किस वक्त बड़े कैलकुलेशन के साथ वो चलता है। बड़े पढ़ाकू बच्चे हैं बहुत अच्छी बात है, स्कॉलरशिप्स ली हुई है आजकल के लड़के निकट्टू टाइप होते हैं, आपके तो बहुत ही पढ़ाकू स्कॉलरशिप्स भी ली हुई है, बड़े वाले ने ली हुई है। छोटा वाला थोड़ा वो खिलंडरा जिसको कहते हैं ना, हो जाएगा वो भी वक्त आने पे। पढ़ता बहुत अच्छा है, लेकिन उतनी टॉपर नहीं है जितना बड़ा वाला है। लेकिन मैं ना, बड़े वाला स्ट्रेस भी लेता है, बहुत लेता है पढ़ाई लेने वाला। अच्छा, पर आपकी तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं है, वो खुद ही ऐसे? हाँ। तो क्या खिलाया था बचपन में, ये बताए ना। आजकल के जो वालिदैन हैं, हम लोग भी ऐसे थे। मेरी अम्मा ने भी कोई स्ट्रेस नहीं दिया। लाइक मुझे याद है, मैं 3 साल की उम्र में मेरी बहन पैदा हुई थी, ठीक है? मेरी मेमोरी बहुत पहले से जाती है, आई एम सो सॉरी। मैं 3 साल की उम्र से मुझे चीजें याद है। मेरा बेटा भी कहता है 4 साल का था तो ये हुआ था। याद है बाकायदा। मुझे तो 3 दिन पहले क्या हुआ था वो याद नहीं है। नहीं, अभी आप क्या करें, मैं बंदे बड़े। सो मुझे याद है कि खुद से था, क्योंकि जब आप एक तो अगर आप बच्चों को डिसीजन मेकिंग करने दें सर्टन चीजों की, अब हर चीज की तो नहीं, ठीक है, बट सर्टन चीजें जो उनसे गर्ज होता है जिन चीज का, भाई तुम्हारे मार्क्स कम आएंगे, तुम्हारा मसला है, मेरा तो नहीं है। जब आप उसको ये बोल दो ना, आय हाय मेरा मसला, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने सर पे दे दी, तो वो ले लेते हैं। और ये बड़ों के साथ ज्यादा होता है, बिकॉज मेरे साथ ये ज्यादा था। मेरी बहन का भी एग्जैक्टली यही, उनके छोटे बेटे वाला हाल था कि वो पढ़ तो लेती थी, लेकिन वो जो स्ट्रेस था ना, वो बड़े वाले को था, वो मुझे था, ठीक है। बट अब क्या करें, हर टाइम पे डिपेंड करता है। और वो मिलेनियल और जेनजी वाली जो वॉर है, उससे तो हम चले, जेनजी और मिलेनियल वाली वॉर से तो हम बाहर निकलेंगे। जो हमारे पेरेंट्स थे, उनकी जो अपब्रिंगिंग थी ना, वो थोड़ी सी डिफरेंट। बिल्कुल। उस हवाले से आप क्या बताना चाहेंगे? कोई किस्सा कहानी है नानी और अम्मी के रिलेशनशिप के हवाले से? नानी को मैंने नहीं देखा, और दादी को देखा है मैंने। अच्छा। नाना वगैरह को नहीं देखा। मेरे साथ बिल्कुल यही। नानी की तो डेथ हो गई थी जब मेरी अम्मी खुद शायद 17-18 19 साल की थी, बहुत छोटी थी, 19 साल की थी शायद मेरी अम्मी। उनकी तो शादी भी नहीं हुई थी जब मेरी नानी की डेथ हुई थी। हम में से मेरे नाना की डेथ हुई थी जब मैं 1 साल की थी। तो मतलब मैंने तो सिर्फ दादा और दादी, और वो दादी की भी डेथ हो गई थी जब मैं 5 साल की थी। तो मैं तो बड़ा मरहूम रही हूँ। हाँ जी, आप अपनी कंटिन्यू। अच्छा, मैं अपनी अम्मी के साथ अपना बताती हूँ। बचपन से मैं बड़ा कहती थी, अम्मी ने बड़ा जुल्म किया मेरे साथ। अम्मी ने बहुत कम उम्र में ही ना मुझे खाना पकाना सिखा दिया था। अच्छा। कितनी उम्र थी आपकी माशाल्लाह?
11-12 साल। अच्छा 12 साल की उम्र से मैं भी बना रही हूँ, लेकिन खुद से बना रही हूँ, मुझे किसी ने नहीं कहा। अच्छा, मैं एक अलग मखलूक हूँ। हाँ, अच्छा फिर क्या होता था कि मैं कॉलेज से आती थी ना, तो मुझे फिर खाना पकाना होता था, और ये बड़ा मैं स्ट्रेस लेती थी इस बात का कि अम्मी कहती थी मैं तुम कॉलेज जा रही हो तो मतलब मैं यहाँ खाने पकाऊंगी तुम्हारे लिए, चलो वापस आके काम करो। तो उस वक्त ऐसा लगता था मैं इकलौती बेटी हूँ और आप मेरे साथ ये करवा रही, लेकिन बात ये कि जुल्म बहुत जुल्म हो रहा है ये मेरे साथ। आप सिंड्रेला बना दिया मुझको, मेरे चाइल्ड लेबर हो गया। लेकिन अब जाले के सामने क्या कोई, तो खुद खाने पकाती आ रही मैं तो। हाँ नहीं पर भी अपनी कहानी तो अपने अपने नजरिए से अपनी कहानी बताए ना। तो अपने अब्बू से मैं बहुत शिकायतें करती थी कि आप वो वाला बात ना कि अब इस घर में या तो अम्मी रहेंगी या मैं रहूंगी। हाँ सही है। फिर तो अच्छा उसके बाद जो है ना, जब मैं बड़ी हो गई तो फिर मुझे लगा कि अम्मी ने मुझे बचपन से सही ट्रेंड किया है, क्योंकि मेरे साथ की जो लड़कियां थीं जिन्होंने अपनी मस्त मलंग ज़िंदगी गुजार ली, उनको ससुराल में जाके प्रॉब्लम्स हो रही थी, जबकि मेरा ससुराल तो खैर बहुत ही चिल था माहौल, लेकिन खाना पकाने का भी प्रेशर नहीं था, लेकिन मैं पकाती थी। लेकिन अगर कोई ऐसा सख्त ससुराल मिल जाता ना तो मैं सही रहती, एडजस्ट कर लेती, जिस तरह अम्मी ने आपको सब सख्ती से पाला था मुझे। तो सख्ती से पाला था। मैंने 16 साल की उम्र में मेरा खुद इंटरेस्ट था, मैं उस वक्त BBC फूड वगैरह देखती थी, तो मुझे ज़रा बाहर के खानों में दिलचस्पी पैदा हुई, तो मैं गई, मैंने अम्मी को बोला, जून जुलाई के हॉलीडेज में मेरी अम्मी ने कहा अच्छा तुम्हारी क्लासेस दिलवाते हैं। शिरीन अनवर उस वक्त जो उस वक्त तो क्लासेस वगैरह दिया करती थी, तो उनकी क्लासेस में मैं गई तो सारी खवातीन थी, उन सबको लग रहा था कि मेरी शादी हो रही है, क्योंकि क्यों आएगी कोई यंग लड़की। अच्छा वो सब शादीशुदा, उनके बच्चे भी थे, तो वो बार बार बोलते तुम्हारी शादी हो रही है तुम्हारी। मैंने कहा नहीं मैं तो अपने शौक से आई हूँ। उनमें से किसी ने मेरी बात का यकीन नहीं किया कि क्यों आएगी। शौक से कौन आता है? शौक से कौन आता है, हाँ एग्जैक्टली। तो मैंने शौक से सीख लिया सारा। मुझे शौक नहीं था खाना पकाने का। अच्छा आप पे जोर जबरदस्त। हाँ, अच्छा मेरे घर में सब बनाते थे ना, हमारे घर में खाना बनाना कोई बहुत बड़ी चीज़, जैसे लोगों के घर में होता है ना वो खाना बनाना बड़ी चीज़ नहीं है। अभी भी अगर मुझे कहीं जाना हो, अभी मेरे पास एक कुक मैंने रखी हुई है, बिकॉज रमज़ान में बहुत डिफिकल्ट हो गया मेरे लिए शो भी करना, दूसरी चीज़ें हैंडल करना और सोचना कि क्या बनाना है, जो सबसे बड़ा मुअम्मा होता है। सो जनरली मेरे लिए मसला नहीं होता, जब मैं नॉर्मल डेज ऑफ शूट पे होती हूँ तो मुझे पता होता है मैंने क्या बनाना है रात को, सुबह जल्दी कट करो। मैं चाहती हूँ उस वक्त कोई ना हो मेरे साथ किचन में। ये मैं नहीं कर सकती। मैंने सीख लिया और मैं अब बेकिंग ज्यादा शौक से करती हूँ। मुझे होता है चूल्हे के सामने नहीं खड़ा होना मैंने, और उसमें सारी एनर्जी निकल जाती है। तो हमने खानसामा रखा, खाना पकाना एक पूरा काम है भाई। ओके सो फॉर मी इट्स कैथार्टिक। इट इज कैथार्टिक। बर्तन धोना इट्स कैथार्टिक, बट ओनली लाइक जब बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में होती हूँ ना मैं, तब मैं कहती हूँ कि अच्छा मैं कुछ किचन में जाके पकाती हूँ, उस तब कैथार्टिक होता है। डेली लाइफ में नहीं करना। आई टेल यू व्हाई दिस इज विद मी। लाइक मैंने बहुत अरसे के बाद ना, जैसे मैं अभी प्रोग्राम के शुरू में यही बता रही थी, इसी प्रोग्राम के शुरू में यही बता रही थी, या पहले मैंने शायद बताया था कि जब मेरी बेटी हुई तो मुझे सबसे पहला एहसास ये हुआ था अपनी माँ को देखकर कि आप मेरे लिए ये फील करती हैं। इसी प्रोग्राम ठीक है, हाँ इसी प्रोग्राम में शुरू में था ना। हाँ सॉरी रोजा ब्रेन। सो मुझे ना मेरी जितनी आदत हैं, हालांकि मैं कहने को अपने फादर से ज़्यादा अटैच थी, बट मेरी सारी आदतें मेरी अम्मा जैसी हैं। वक्त पे हर चीज़ करना, रेजिमेंटल, ठीक है। उसके बाद मम्मा ने भी कभी किसी चीज़ को ना हव्वा नहीं बनाया। खाना बनाना वाज नेवर अ हव्वा, सफाई करना वाज नेवर अ हव्वा। कपड़े भी हम धोते थे जब हम लोग काम कर रहे होते थे। एक मासी सिर्फ झाड़ू लगाने आती थी, वो पता नहीं क्या झाड़ू लगा के जाती थी, बिकॉज हमेशा घर गंदा ही लग रहा होता था। तो वो भी चीज़ें हम ही कर रहे होते थे। सो जब आप इसको हवा नहीं बनाते काम को, तो आई थिंक वो ईजिली हो जाता है। और यही जो आप मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया तो मुझे काम नहीं लगा। मुझे कहा ये मम्मा बनाती है, इतने आसाम से बना लेती है, मैं भी कर सकती हूँ। एंड दिस इज हाउ आई डिड इट। और मेरे हर पेरेंट का एक अपना तरीका भी होता है। हाँ कहीं ना कहीं आप सीखते माँ बाप से ही है। वो वही चीज, या तो किसी को, अच्छा आप इकलौती थी ना, तो आप इकलौती थी ना, इसलिए सख्ती हुई है सबसे ज्यादा। बिकॉज मैं तो सबसे छोटी थी। जब तक मैं पैदा हुई तो अम्मी अब्बू मुझे लगता है थक चुके थे। तीन बड़ी बेटियों की परवरिश करके, लाइक ये तो पल ही जाएगी, ये तो पल ही जाएगी। तो हमारे साथ तो वो होता है और हम पल भी जाते हैं। तो अच्छा नाउ एज अ मम यू आर सेइंग कि जब आपको ये फील होता है कि बेटे इतना टाइम नहीं देते, तो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या है फॉर न्यू एज मदर्स? क्योंकि ये जो जनरेशन है इसका एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। जैसे कि when we were growing up, जानते हैं बहुत चीजें माँ बाप हमसे छुपा भी लेते थे और हम ये बातों में आ भी जाते थे। आजकल के बच्चे बुढ़ा बाबा आएगा, सो जाओ जल्दी। अब कौन बुढ़ा बाबा? हाँ कोई बुढ़ा बाबा नहीं होता। आज हाउ इज इट फॉर यू एज अ मम? छोटे बच्चे जब थे ना लड़के, तो इस वक्त तो काफी शैतानी करते थे। पिटाई विटाई भी एक की तो लगाई है, छोटे वाले की तो खैर बिल्कुल भी नहीं लगाई। लेकिन जैसे बड़े होते गए ना, वो लोग काफी
मुझे समझ नहीं आता, मैंने ब्रॉटअप किया है तो तमीज़ के पल गए, पता नहीं कैसे, मैंने तो नहीं पाला, माँ बाप से सीखा होगा, नहीं पाला, तो वो पल गए तमीज़ के। लेकिन अभी जो सबसे ज़्यादा मुश्किल बात पता है मुझे क्या लगती है, जैसे मैं छोटे दिल की हूँ ना, मैंने अपने पेरेंट्स के बारे में बहुत सोचा कि भाई वो कहीं मैं ना जाऊँ और अम्मी अब्बू को दिल में तकलीफ़ होगी कि उनकी बेटी चली गई है और इस तरीके से। तो अभी जैसे लड़के हैं, अब आपको तो पता है आजकल तो लड़के पाकिस्तान में रुकते ही नहीं है, बाहर ही सेटल होना है। अभी से उसने मुझे बताया हुआ है कि कौन से कंट्री शिफ्ट होना है, कौन से यूनिवर्सिटी जाना है, क्या प्लान है उनका, वो मुझे कौन से कितना दूर जा रहे हैं ये बताएं। अकेला रहना पड़ेगा, बिकॉज मुझे ना आगे, मैं बच्चों से कहती हूँ अपने शौहर से, मुझे तो आगे कोई खुशी दिखती नहीं है, इसकी शादी करूँगी धूमधाम से, 6 महीने बाद इसका वीज़ा लग जाएगा, वो चली जाएगी, फिर स्काइप पे दिखाया करेगा बेबी देखें दादी, मैं कहूँगी हेलो बेबी। ये फ्यूचर है मेरा, तो है वैसे, स्काई फ्यूचर है मेरा। तो यू कैन आल्सो शिफ्ट ना अब्रॉड, ऐसे भी तो होता है। देखिए पेरेंट्स का जाना ना इतना आसान, ये कहने की बातें हैं, बीवी बच्चों को बुलाने में जो आसानी है ना वो पेरेंट्स को बुलाने में नहीं होती, क्योंकि तो ओवर एज भी होते हैं, दूसरे अब मेरे साथ ये भी मामलात हैं, तो कंट्री वाले भी देखते हैं कि इनकी तो मेडिसिन हमारे पर ही पड़ जाएगी सारी। मैंने पता क्या सोचा हुआ है, मैंने ना सेम वही एज ब्रैकेट में हम लोग सारे हैं, हमारे बच्चे उतनी ही जल्दी से बड़े हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे पेरेंट्स जो है ना वो हम पे अनड्यू वो रखते हैं कि ये है तो तुमने ये रिटर्न करना है, एक्सपेक्टेशंस ये है। सो मेरा ये है कि मेरी बेटी पैदा होना, दुनिया में आना मेरी चॉइस थी, ठीक है, उसकी परवरिश करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको पाल पोस के इतना बड़ा करना और ख़ुद मुख्तार बनाना ये हम दोनों की जिम्मेदारी है। लेकिन इससे ज़्यादा मैं चाहती हूँ मेरा एहतराम करे बस, लेकिन ये नहीं है कि वो मैं जब बूढ़ी हो जाऊँ या मेरा ख्याल रख रही हो, और ज़बरदस्ती नहीं है उसका, वो करना चाहती है वो करे, हम भी नहीं कर रहे, लेकिन बस अंदर की दिल की बात बताई है मैंने आपको। नहीं बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल देखें आप देखें, आई थिंक एज ए टाइम गोज ऑन आपकी ख्वाहिश होती है कि आपके जो ग्रैंड चिल्ड्रन हो वो आपके सामने बड़े हों, कहते हैं बल्कि ग्रैंड चिल्ड्रन से ज़्यादा मोहब्बत होती है। हाँ, जो सख्तियाँ अपने बच्चों पे दिखाई वो ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं दिखाते ग्रैंड पेरेंट्स, तो वही वाली बात है। तो आपका ऑब्वियसली ये दिल होगा, और ये आई थिंक न्यू एज जो पेरेंट्स हैं उनका ये कंसर्न होगा कि ज्यादातर बच्चे जो हैं वो बाहर जाना चाह रहे हैं। कितना दूर जाना चाह रहे हैं आपके बच्चे, ये बताएं। अब क्या ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, इस टाइप की जगहों पर काफी तो स्टडीज अच्छा है, दुबई चले जाए ना, स्टडीज क्या करें। मेरी औलाद को तो हम दुबई ही भेजना चाह रहे हैं। मेरे मियाँ का ज्यादा मसला है, बाय द वे आमिर का इशू ज्यादा है कि अनाज ज्यादा दूर ना जाए। मैं कहती हूँ देखो उसको जाने दो, लेट हर एक्सप्लोर द वर्ल्ड। मैं तो चाहती हूँ ऐसा हो उसके बाद फिर उसको याद आए, खुद ही आए। नहीं आते एक दफा एक्चुअली आपकी जिंदगी कहीं बन जाती है ना, तो वो बड़ा मुश्किल होता है वहां से अपरूट करना बच्चों को। पेरेंट्स फील अबाउट चिल्ड्रन, चिल्ड्रन विल नेवर फील अबाउट पेरेंट्स, दिस इज जस्ट द वे ऑफ लाइफ। और ये अब क्या करें, मैंने कोशिश की अपने आप को ये बात समझाने की, और मेरी अम्मा भी यही सोचती होंगी हमारी तरफ देख। आप लोगों ने तो साथ रहे, आप लोग तो हमारी तरह ही। मेरी अम्मी तो मेरे घर में पहले जो मेरा घर था वो फिर थोड़ा सा दूर मेरे था, साथ है अभी माशाल्लाह, 5 मेरी मिनट सास भी हमारे देखिए ना, ये है मेरी अम्मी का पहले घर 5 मिनट दूर था, हम अब और करीब आ गए, 2 गली दूर है। भाई बहुत अच्छी बात है। मैं कहती हूँ एक बात बताऊँ, जो भी है अल्लाह मियाँ ने ना वालिदैन के हकूक दिए जी, और दुनिया वाले जिस भी ट्रेंड में चले जाएं, जो हमारे इस्लाम ने हमें सिखाया है ना, वो है तो है, बेहतरीन है, वो तो मिलेगा। अब बाकी आप जितने मॉडर्न हो जाएं, आपके बच्चे जितने मॉडर्न हो जाएं, ये मॉडर्न होना नहीं होता, इसमें जो है वो अच्छी बात है, ये अखलाकियात है, और आपके लिए बहुत अच्छा, आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छा, उनके एक्सपीरियंसेस आपको भी सुनने को मिलता है। आयशा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू। आप बिजी नहीं है पूरे रमजान, बट आपने टाइम निकाला और हमारे पास। शुक्रिया आपका बहुत। नाज़रीन, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिएगा जहाने रमजान ऑन 365 न्यूज़। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं जहाने रमज़ान ऑन 365 न्यूज़। इस वक्त हम जल्दी से जाएंगे इस्लामाबाद की तरफ, जहां पे महविश कमास इस वक्त बंगाली समोसों की दुकान पे मौजूद हैं और उसके हवाले से हमें कुछ बताना चाह रही हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि हर शहर की अपनी कोई ना कोई पसंदीदा जो है वो चीज़ होती है, उसकी पहचान होती है। जिस तरह से कराची जो है वो बिरयानी से मशहूर है, पेशावर जो है वो चरसी टिक्का से है, तो वैसे इस्लामाबाद को तो कहा जाता है कि यहाँ पर कोई टेस्ट ही नहीं है। लेकिन मैं आपको एक ऐसी चीज़ आज दिखाती हूँ कि आप अगर इस्लामाबाद जब भी आए तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। और मैं बात कर रही हूँ बंगाली समोसा की, और इस्लामाबादी जो है रावलपिंडी के अवाम जो है वो भी इस बंगाली समोसा को बहुत पसंद करते हैं। अगर जब भी वो इस्लामाबाद आते हैं तो इसको खाने के लिए
यहाँ पर F6 में या G6 में ज़रूर जाते हैं, क्योंकि इसकी जो खासियत है वो ये है कि इसकी जो मेन्यू जो इसको बनाया जाता है, जो इसका तरीक़ाकार है वो बिल्कुल जिस तरह बांग्लादेश में होता है बिल्कुल उसी तर्ज का जो है ये समोसा होता है। और इसकी आप टेस्ट से अगर जो भी इसको टेस्ट करता है तो वो इसका दीवाना हो जाता है, बार बार यहीं से आता है। पहले तो ये जो जगह है यहाँ पर सिर्फ समोसे जो है वो बिकते थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टॉल को जो है वो बढ़ाया गया है, यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें जो है वो रखी। और आज जिस तरह के अफ्तारी करीब है, अफ्तारी को कुछ ही देर जो है वो रह गया है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी रश भी लोगों का है। तो हमने जो इनके मालिक है यहाँ पर जिनका नाम है अल्लाह देता, उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो इतना मसरूफ़ है क्योंकि रश काफ़ी ज़्यादा है। तो उन्होंने कहा बस मेरा सिर्फ सलाम ही कह दीजिएगा प्रोग्राम में। लेकिन उनके यहाँ पर एक रिश्तेदार मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, तो हम उनसे बात करेंगे कि ये बताइएगा कि इसकी खासियत क्या है, क्यों लोग इतना इसको पसंद करते हैं। बंगाली समोसा जो है ये इस्लामाबाद में पहले उस्ताद अल्लाह देता ने शुरू किया है, और जो रेसिपी है 1 बाइट बंगाली समोसा ये इन्होंने ईजाद किया हुआ है। और बेहतरीन क्वालिटी और बेहतरीन मिसाला और जायके की वजह से ये एक मुनफरद चीज़ है। इस्लामाबाद में जो भी यहाँ पर आता है वो इससे पसंद करता है, लाइक करता है खाने के लिए। और 1 बाइट होता है, इतना लाइट सा भी होता है, हर बंदा खाने के लिए पसंद करता है। जैसे कि उन्होंने बताया कि इसकी खासियत ये है कि ये हल्का होता है। अब क्योंकि जैसे लोग समोसा खाते हैं तो कहते हैं कि पेट भर गया है, दिल भर गया है, लेकिन इस बंगाली समोसे की खासियत ये है कि ये हल्का होता है और आपका दिल करता है कि आप 2, 3, 4 समोसे जो है वो खा सकते हैं। और इसी वजह से बंगाली समोसा जो है इस्लामाबाद में काफ़ी फेमस है, काफ़ी इसको पसंद किया जाता है और दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। और उनकी कोशिश होती है कि अफ्तार में या जो शाम की चाय है उसके साथ ज़रूर ये बंगाली समोसा जो है वो ट्राई करें। तो नाज़रीन, इस वक्त हम जा रहे हैं कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ पे हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं और वो बताएंगे कि 28वीं रोज़े की क्या इफ्तारी की तैयारियाँ हो रही हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लियाकताबाद में मौजूद हूँ और कटाकट का नाम तो आपने वैसे अमूमन तौर पर सुना ही होगा, लेकिन आज मैं आपको एक मुनफरद कटाकट दिखाऊंगी। कैमरामैन हसनैन ये ज़रा फोकस कीजिएगा, ये है फिश कटाकट। और ये आप सुन सकते हैं ये आवाज़ जिस तरह से, मतलब जो खुशबू यहाँ से उठ रही है सीरियसली वो मैं बयान नहीं कर सकती। जनाब ये बताइएगा इसमें क्या कुछ शामिल होता है? इसमें हमारे खुद के मसाले होते हैं, ये वाले। अच्छा, ये मसाला स्पेशल मसाले होते हैं। और ये चटनी होती है ग्रीन। हाँ, ग्रीन चटनी भी आ गई। और ये प्याज होता है ये। अच्छा, प्याज पहले से कटे हुए जी। और ये देख सकते हैं ये थाल, कैमरामैन हसनैन ये दिखाइएगा, उस थाल पे फिश जो है वो फ्राई हुई पड़ी है। और इसके ये ओहो बड़ी जूसी और बड़ी नरम सी फिश है, ये तवे पर जो है वो रख रहे हैं। और बाकी जितने भी मसाले थे वो आपने देखे कि इन्होंने अपने जो सीक्रेट रेसिपी होती है इन्होंने डाले। और ये ज़रा प्लेट में आप डाल के हमें दिखाइएगा, हम ताकि अपने नाज़रीन को, अपनी एंकर्स को जो है ख़ास करके ये दिखा सकें। माशाल्लाह से 150 रुपए की प्लेट है। 150 रुपए की। अच्छा, फिश वैसे है तो काफ़ी ज़्यादा महंगी, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि माशाल्लाह से 150 रुपए की ये क्वांटिटी दी जाती है और लोग इसे बड़े शौक से खाते हैं, अपना चपाती के साथ खाते हैं। और यहाँ पर रश भी देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोगों का रश लगा हुआ है, लोग घरों में ले जाते हैं, दावतें करते हैं, तो यहीं से खासकर जो है वो फिश कटाकट ले जाते हैं और अफ्तार के वक्त पर जो है बड़ा शौक से खाया जाता है। वेरी इंटरेस्टिंग। नाज़रीन, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, यहीं रहिएगा, हम वापस आएंगे। देखते रहिए जहान रमज़ान 365 न्यूज़। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं जहान रमज़ान और मैजिक। हम लोग किचन में मौजूद हैं। कैसे हुआ ये, कैसे? क्योंकि जब आप लोग ब्रेक पे थे तो हम लोग यहाँ चल के आए थे इंस्पेक्ट करने के लिए। बिल्कुल पता है ये वाली बात, बताना पता है कि हम चल के ही आए होंगे यहाँ पे। नहीं, क्योंकि मैं बताती हूँ क्यों आए थे हम चल के, बिकॉज हम इतनी खूबसूरत चीज़ें हमें नज़र आ रही थी और आज 2 मीठे बनाए, एक भी नहीं। और गुलाब की खुशबू, गुलाब के खुशबू। और ये जो उन्होंने ये इसको क्या कहते हैं, नहीं इसके ऊपर जो सिल्वर है, चांदी का वर्क भी लगा हुआ है। और ये ट्राइफल लुक्स ब्यूटीफुल बाय द वे, इट लुक्स फैंटास्टिक। मैं आपको बताती चलूँ कि हमारा जो ये किचन है इसको स्पॉन्सर किया है बहुत सारे लोगों ने, आप तक हमारा जो है वो शो पहुंचाया है। ऑसम किचन की तरफ से ये किचन है। इसके अलावा हमारे हाइजीन पार्टनर हैं लाइफ बॉय। वी ऑल्सो हैव विम, जिनकी वजह से बहुत सारे बर्तन जो यहाँ पे आपको चमकते हुए नजर आते हैं, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ दैट। देन वी हैव सनरिच,
KFC इज आवर फूड पार्टनर, जो हम इफ्तारी में जो है उसको नोश करने वाले हैं सारे। बिल्कुल, थैंक यू करें। थैंक यू। और इसके साथ है पेप्सी एंड मैं ग्लैम गैस को कैसे भूल सकती हूँ, जिसकी वजह से आपके लिए ये खाना तैयार हुआ है। एम आई राइट? यस, एंड आवर कुकिंग पार्टनर्स जो है शाताज और नौर, जिसकी वजह से हम मज़े मज़े के खाने यहाँ बनाते हैं, इफ्तारी बनाते हैं और खाते भी हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, ज़रा फाइनल जो है हमें बता दीजिए कि क्या क्या किया है इसमें। अच्छा, शीर खुरमा हमने रेडी किया, मैंने मिल्क ले लिया। वापस से बता दूं, कंडेंस में कोई इसमें घी नहीं डाला मैंने, कोई सवैयों को हमने फ्राई नहीं किया। अच्छा, सिर्फ प्लेन मिल्क लिया, कंडेंस मिल्क डाला, इलायची डाल के उसको हमने कुक किया 15 मिनट्स। अच्छा, मिल्क जो है आप फुल फैट लेंगे ताकि वो थिक हो जाए और फिर उसका जो कलर है वो थोड़ा पेल में हो जाना शुरू करेगा। तो अपनी सवैयाँ, बादाम, पिस्ते, किशमिश, खजूर, साबूदाना, ये सब साबूदाना भी? जी, अरे साबूदाना डाला है, सवैयाँ हैं और ये सब डाल के अच्छे से इसको कुक करेंगे। एंड में हम केसर डालेंगे और आपका शीर खुरमा रेडी है। डाले, अभी से अपने आप को डेकोरेट कर रही है ईद के लिए। बात है, गुलाब मुझे पसंद है। ठीक है, इतनी अच्छी। अच्छा, लोकल गुलाब की जो खुशबू है ना, वो बाहर के गुलाब की नहीं है, बिल्कुल नहीं। इट स्मेल्स इतनी। अच्छा, मैंने कहा थोड़ा ईद का हम मना रहे हैं, थोड़ा शीर खुरमा, तो मैं कहा डेकोरेट भी नहीं, आपने बहुत अच्छी तरीके से किया। आपने एक ईस्टर्न जो हमारी डेलिकेसी है वो भी रखी और उसके साथ साथ आपने एक और मीठा भी बनाया। ये क्या है? अच्छा, ये मैंने क्रीम के ऊपर जो है पिस्ताचियो और बादाम का पाउडर डाला है। ये ऊपर से क्रीम है जिसके ऊपर से क्रीम के ऊपर वो हमने पाउडर डाला है बादाम एंड पिस्ता का। हमने नॉर्मल कस्टर्ड बनाया, पर कस्टर्ड में मैंने चीनी नहीं, कंडेंस मिल्क यूज़ किया। और जब ये बन गया तो उसमें कूल डाउन करके क्रीम और मैंने मैंगो जूस को डाल के इसको अच्छे से मिक्स किया और फिर हमने फ्रूट कॉकटेल ले लिया और फ्रेश फ्रूट जो भी आपको पसंद है वो लिए। अपना पाउंड केक डाला, उसके ऊपर जो कॉकटेल का जो सिरप होता है वो डिस्कार्ड नहीं किया, वो केक के ऊपर डाला ताकि वो स्पंज हार्ड नहीं, सॉगी हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, जूसी हो जाए। अच्छा, मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वो ये है कि ये सब खाने के बाद क्या मैं अपने ईद जोड़े में फिट आऊंगी कि नहीं? या आप ईद वाले दिन खाएंगे तो आपने ईद जोड़ा पहना हुआ होगा और ये आज खाऊंगी तो फिट रहूंगी कि नहीं? रहेंगी। अच्छा, इसमें डिपेंडेंट होती है ऑब्वियसली। ये बात बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट की, हम लोग को पता नहीं किसी ने क्यों नहीं बताई है। कैलोरीज, 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 आप कितनी कैलोरीज कंज्यूम करते हैं। इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू ईट, इट्स हाउ मच यू ईट। खैर, मैं तो व्हाट यू ईट में भी जुमरे में आती हूँ, बट मुझे एक सर्टेन बीमारी है जिसको मुझे काउंटर करना होता है। बट जनरली आपको व्हाट यू ईट एंड हाउ मच यू ईट पे ध्यान देना। बहुत ज्यादा भी नहीं खाना, थोड़ा थोड़ा खा लो। अगर आप इसको चख लेंगे तो आप किसी भी जोड़े में फिट आ सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बता दी जाऊँ। इन्होंने जिक्र किया पाउंड केक का। व्हाई इज इट कॉल्ड अ पाउंड केक? बिकॉज़ प्लेन टी के साथ खाते हैं शाम में। अरे इट्स 1 पाउंड। यस, एंड हर चीज़ जो है उसकी मिकदार उतनी ही होती है, जिसमें जो जो चीज़ डलती है एक ही। उसमें बटर भी उतना ही डलता है, उसमें अंडा भी उतना ही डलता है। अच्छा, नहीं, अगर 2 पाउंड का है तो फिर उतना ही डबल हो जाता है। एवरीथिंग ये हमारी जो ट्रिविया बॉक्स है जिसको हम यहाँ लेके आए हैं, ट्रिविया बॉक्स। ये फजूल किस्म की फजूल नहीं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, पर नगेट्स जो है आपको मालूम है। बदल गई मेरी इस इन्फॉर्मेशन के साथ। अच्छा, मुझे ऑनेस्टली ये बताएं, आप लोग के घर में कौन सी खीर बनती है या शीर खुरमा? मेरे घर में मेरे ससुराल में ज्यादातर खीर बनती है और अम्मी के घर में शीर खुरमा। ससुराल इनका पंजाबी है और आप सिंधी जो है वालदा मेरी सिंधी है जी। आपके घर में? अच्छा, मेरे ससुराल में शीर बनता है और मायके में शीर खुरमा। अच्छा, वो डिफरेंट है कोई चीज़? बिल्कुल, शीर जो है वो बिल्कुल सवैयाँ होती हैं। अच्छा। जो आप खा रहे हैं, और शीर खुरमा जो है वो थोड़ा लिक्विडी, थोड़ा गाढ़ापन होता है, उसमें क्रीमीनेस होती है, तो वो थोड़ा डिफरेंट है। मेरे दोनों तो शीर तो कभी सुना ही नहीं था मैंने। मैंने भी नहीं सुना था। मैंने सिर्फ शीर नहीं सुना। सिर्फ शीर। मेरे तो दोनों तरफ जो है वो शीर खुरमे बनते हैं और दोनों कंपटीशन में होते हैं। मेरा मेमन ससुराल है। वैसे इसका आज बता दो इंशाल्लाह। कान चूज। अच्छा, कान में बता। कसम से मैं बता दूं, मेमन नो, ससुराल का होगा। यू एक्चुअली कांट बिकॉज़ दे आर वेरी डिफरेंट। ससुराल का कहने को वही चीज है। नहीं, मेरी अम्मा का बिल्कुल बहुत वेरिएंट होती है। मेरी अम्मा जो है ना, उनका जरा खीर, जिस तरह ये बना हुआ है उनका थोड़ा खीर टाइप होता है, बहुत गाढ़ा होता है। और मेरी सास वाला जो है थोड़ा लिक्विड होता है और उसमें बहुत सारा भगार भी होता है। यस, उसमें भगार डला हुआ होता है। इट्स ब्रिलियंट। अच्छा, सोफिया, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तो which is why I asked this question. हाँ, which is sorry, मैंने तुम्हारा सेगमेंट खराब कर दिया। अच्छा, अम्मी अब्बू को क्या मैसेज दोगी ईद आने वाली? मेरे अब्बू जो हैं वो इतना नहीं होता, उनको होता है बस मेरे जो अब्बू हैं, मैं कहती हूँ, हम सब कहते हैं कि इतनी नॉलेज नहीं है, तो मैं यही कहती हूँ मेरे अब्बू को नॉलेज इसलिए नहीं है क्योंकि वो दिन रात मेहनत कर रहे थे, हमारे लिए कमा रहे थे। कौन सी नॉलेज चाहिए उनको? उनको ये नहीं पता होता कि अच्छा सोबिया की एज क्या है,
सोबिया कौन सी स्कूल में है। अच्छा, तो वो कहते हैं अल्लाह तुम्हारे अब्बा जो है वो किड्स हमें इतना टाइम नहीं दे पाए क्योंकि ही वाज वर्किंग इन सऊदी अरेबिया, तो वो उधर कमा रहे थे। और मेरी अम्मी जो है उनको हमारा बहुत सारी नॉलेज होती है। तो मुझे लगता है वो जो एक टीम जो हम अपने माँ बाप को देखते आ रहे हैं, और जब बात हो रही थी कि माँ सख्त है और वो छोटे हैं इसलिए सख्त है, अकेले इसलिए सख्त है, मैं 4 बहनें, तो मुझे लगता है मेरी अम्मी सबसे ज़्यादा सख्त मेरे साथ थी। और मैं कहती हूँ उस टाइम मुझे लगता था कि यार क्या यार अम्मी आपको मैं ही नजर आ रही हूँ। आप बड़ी हैं छोटी है? मैं मिडिल चाइल्ड हूँ। ये मिडिल में आना चाहिए, सिंड्रोम भी हो सकता है जिसको हमेशा लगता है कि सख्ती सबसे ज्यादा उनके साथ ही होती है। पर मैं कहती हूँ कि वो उन्होंने जो सख्ती की ना, अभी आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट इन ऑल सिस्टर्स, कि मैं हर एरा को जो है हैंडल कर लेती हूँ। तो मुझे लगता है मेरी अम्मा का बहुत हाथ है। थैंक यू अम्मा, थैंक यू मम्मा, थैंक यू गिविंग मी पापा। यस, दोनों का बहुत, दोनों का बड़ा तो हमारे देख रहे हो कि आई एम श्योर दे आर बोथ हैंगिंग आउट टुगेदर। हमारे अब्बा और मेरे अब्बा लड़ रहे होंगे किसी बात पे। मेरे अब्बा को अगर मैं जानती हूँ किसी ना किसी बात पे बहस चल रही होगी उनकी। बट ये शो हमारा बहुत अच्छा था नाज़रीन, एंड आई वांट टू स्पेशली अगेन थैंक माय टीम फॉर यू नो क्यूरेटिंग द गेस्ट्स इन अ मैनर कि वो सब इस शो में जो है वो 4 चांद लगाए हैं। और इसी बात से हम आज 28वीं शब से जो है जाते हुए 29वीं शब पे पहुंचने वाले हैं। आप लोगों का साथ बहुत प्यारा रहा। उम्मीद करते हैं कि एक आध रोज़ा और आपके साथ गुजारेंगे, तो आप लोग कहीं मत जाइएगा। आप देखते रहें, स्टे ट्यून टू 365 न्यूज़। दिस इज़ जहान रमज़ान। इस वक्त मंशा मेरी और सोबे की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।